रंजीत जी और आदित्य के साथ लड़ाई करने के बाद आध्या का उसे परेशान करने के बाद भी अथर्व शांत ही रहा। खाना खाते हुए भी वह आध्या को ही गरजा रहा था जो सबने देखा। तभी अथर्व को डेविल की आवाज आई जो बोला, अगर बदला लेना है मेरी डार्लिंग से तो उसके साथ रोमांस कर लो, मुझे भी ठंड पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर अथर्व अचानक से हंसने लगा तो सब लोग उसे एक घूरने लगे तो अथर्व चुप हो गया और पुलाव खाते हुए बोला, दादी कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? तो आरती बोली, लौकी और दाल बनाई है लोगे। ये सुनकर अथर्व का मुंह बन गया और वह बोल, नहीं मेरे नाम की सारी हल्दी सब्जियां ध्रुविका को खिला दो। ये सुनकर अक्षत को हंसी आ गई तो ध्रुविका भी चिढ़ते हुए बोली, भाई मैं बीमार नहीं हूँ और यह अपने हिस्से की सब्जी और फ्रूट्स मुझे खिलाकर खुद बचकर भागना बंद कर दो, फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो अथर्व बोला, तभी तो तुझे कह रहा हूँ तुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बड़ा हूँ ना, तुझे तो मुझसे बहस मत कर। तो अक्सर बोला, वह बड़े होने की दोस्त भी तू ही जमेगा और छोटे होने की भी, तो हम कहाँ जाए? तो पत्थर को बोला, वहीं चले जाओ। ये सुनकर सब सवालिया नजरों से उसे देखने लगे तो अथर्व हंसते हुए बोला, भाड़ में। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे शिवाय आदित्य और राकेश के। जब अथर्व का खाना हो गया तो वह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरा तो फूल हो गया, अब तो बस कुछ मीठा खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। उसके बाद सुनकर आध्या को खांसी आ गई तो आरती उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोली, आध्या आराम से खाओ। फिर वह अथर्व को देखकर बोली, मीट रखा है फ्रिज में, लो। तो अथर्व आध्या को देखकर हंसते हुए बोला, नहीं मैं बाद में अपने आप खा लूंगा लेकर। आध्या के दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे, फोड़ते हुए बोले, मेरा हो गया, आज तो बहुत थक गई हो, जाकर जल्दी से सो जाऊंगी। उसके बाद आध्या अपने कमरे में जाकर ही रुकी, उसने दरवाजा बंद कर लिया और बोली, जरूर, लेकिन खजूरा मुझे परेशान करने के बारे में ही सोच रहा होगा, दरवाजा लॉक कर दिया है, अब तो खिड़की से तो आ ही नहीं सकता। अच्छा हुआ मेरा कमरा अपोजिट साइड में है, वरना ये बालकनी से आ जाता। आध्या अपना पूरा इंतजाम करके बेड पर गिर गया, कुछ ही देर में सो भी गई। वही अथर्व अपने कमरे में अक्षत के सोने का वेट कर रहा था, लेकिन अक्षत लक्षिता के साथ फोन पर लगा हुआ था। अथर्व ने टाइम देखा तो 11 बजे बज रहे थे। वह अक्षत से फोन छीनकर कान पर लगाते हुए लक्षिता से बोल, लक्षिता दी बहुत रात हो गई है, अब अगर आप नहीं सोई तो मैं माँ को फोन कर दूंगा, वह लोरी गाकर आपको सुला देगी। अथर्व की धमकी का असर दोनों पर हुआ और दोनों ही चुपचाप होकर सो गए। 11:30 बजे अवसाद पूरी तरह से सो गया, उसके खर्राटे की आवाज आ रही थी। अथर्व अपने कमरे से निकल गया, उसने आध्या के कमरे का दरवाजा देखा तो वह लॉक था। वह जल्दी से छत पर गया और उसी तरफ के पाइप के सहारे लटकते हुए आध्या की बालकनी में आ गया। खिड़की खुली हुई थी तो वह शैतानी स्माइल के साथ कमरे में घुस गया। अथर्व ने आध्या को सोते देखा तो वह उसके बेड पर चढ़ गया। आध्या का मुंह सोते हुए खुला हुआ था तो अथर्वा ने हाथ से उसे बंद कर दिया। हाथ हटते ही आध्या का मुंह दोबारा खुल गया। उसके बाद अथर्व ने आध्या को ऊपर से नीचे तक देखा। वह बेबी पिंक कलर के लोअर टी शर्ट में छोटे से खरगोश जैसी लग रही थी। उसकी शर्ट पेट पर से ऊपर को सरक गई थी तो अथर्व को उसकी नाभि साफ दिखाई दे रही थी। तभी डेविल अथर्व से बोल, अर्थ क्यों मुझे तड़पा रहा है, चल जल्दी से कम पर लग जाए। तो अथर्व उसे अड़कते हुए बोला, तो चुप कर और वापस जाकर सो जा। तो डेविल शांत हो गया। अथर्व के चेहरे पर लेस मात्रा भी वासना है कि कोई भूख नहीं थी। वह जानता था आध्या उसे प्यार करती है तो वह भी उसकी फीलिंग्स के साथ उसे पाना चाहता था जो उसके दिल में अभी नहीं थी। हाँ, वह उसे पसंद करने लगा था। तभी उसे शैतानी सूझी तो उसने अयोध्या के पेट पर मुंह रखकर होठों से जोर से फूरा कर दिया, जिससे आध्या घबराते हुए उठ गए और वह चीखती उससे पहले ही अथर्व ने उसका मुंह बंद कर दिया। आज ध्यान खुशी से उसे देखने लगी। अंधेरे में अथर्व बिना आवाज के हंसे जा रहा था। तभी आध्या ने उसके पेट में एक मुक्का जमा दिया तो अथर्व ने उसे छोड़ दिया। वह उसे मारते हुए बोली, बंदर की शक्ल के लकड़बग्घे, तू अंदर कैसे घुसे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आध्या ने अथर्व को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर बैठ गई। पत्थर बने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर झुकते हुए बोला, अगली बार से दरवाजा लॉक करके मत सोना। अध्याय ने देखा तो खिड़की खुली हुई थी। वह समझ गई थी अथर्व खिड़की से ही अंदर आया है। आज खिड़कियों को देख रही थी और अथर्व पर झुकी हुई थी तो अथर्व का ध्यान दोनों की पोजीशन पर गया। उसने आध्या के पेट पर जोर से चिकोटी काटी तो आध्या उछलकर उसके ऊपर से उतर गई। तो अथर्व बोला, आया मजा? तो आध्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने कर ली ना अपने मन की, तो अब जाओ। लेकिन अथर्व ने उसे बैक पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। अभी मुंह मीठा तो करना रह गया। इतना कहकर उसने आध्या के होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद आध्या भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो अथर्व ने आध्या को पूरी तरह से मदहोश देखा। वह उठकर बैठ गई और अपनी टी शर्ट उतारने लगी तो अथर्व ने ही झट से उसके हाथ पकड़ लिया। बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तो आध्या बोली, कल वह चुड़ैल बोल रही थी कि वह तुम्हें रिझाने के लिए अपने शरीर का प्रदर्शन करते, अगर तुम यहाँ होते। तो अथर्व बोला, वह तो है ही चुड़ैल।
अगर मुझे काम नहीं भी होता तो भी मैं यहाँ नहीं रुकता, लेकिन तुम ही यह सब करने की जरूरत नहीं है। तो आध्या बोली, लेकिन आजकल तो लड़कों को यही सब चाहिए होता है। तो अथर्व बोला, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए, जितना मुझे चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगा अगर मुझे चाहिए हो तो। उसकी बात सुनकर अथर्व उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शादी से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक स्टेप तो आगे बढ़ सकते हैं ना, आध्या ने कहा। तो अथर्व उसे बैग पर भटकते हुए बोला, तो मानोगी नहीं ना। इतना कहकर अथर्व ने उसके गले पर चुना शुरू कर दिया तो आध्या की आंखें बंद हो गई और वह उसे फिल करने लगी। कल रात मोनिका उसे जलाने के लिए उसे बता रही थी कि वह शादी के बाद ये करेगी वह करेगी, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएगी। तो आध्या उन दोनों को ही रोमांस करते हुए सोचकर चलकर हैक हो गई थी, इसलिए आज उसने अथर्व से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कहा था। वही अथर्व नहीं कुछ देर और उसके शरीर की ऊपरी हिस्से को सहला है, जिससे आध्या रिलीज हो गई। तो अथर्व उसके ऊपर से साइड में लेट गया और बोला, तुम लड़कियां भी इतनी इनसिक्योर फील करती हो, मैं उसे डायन से शादी नहीं करूंगा। आज यहाँ पड़ी हुई हाफ रही थी तो अथर्व उसे उठाते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ। तो आते हैं, अपना लाल चेहरा लिए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में जब वह बाहर आए तो अथर्व ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाया और बोला, तुम्हें किसी से भी इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही आएगा। इतना सुनकर आध्या ने आगे बढ़कर अथर्व को किस कर लिया तो अथर्व खुश हो गया और बोला, चलो अब सो जाओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। उसने आध्या को बेड पर लेटा और उसका सर सहलाने लगा। आज क्या दिन भर की ताकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। तभी अथर्वा ने शैतानी हंसी हंसते हुए अपनी लोअर की जेब से बाल सेट करने वाला जेल की डिब्बी निकाली और आध्या की तरफ देखा। कुछ देर बाद वह आगे के कमरे से दरवाजा खोलकर कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और सुबह का सोचकर मुस्कुराते हुए सो गया। अब आगे अगले दिन सुबह सब लोग उठ गए थे। अथर्व अपना मेडिटेशन वगैरह करके हाल में आकर बैठ चुका था, सब लोग भी हाल में ही बैठे थे। आध्या अभी नीचे नहीं आई थी। अथर्व बार बार ऊपर देख रहा था, तब आरती उसे काफी दे रही थी। अथर्व से बोला, आपकी वो चुड़ैल बहन नहीं उठी क्या अभी तक? उसकी बात सुनकर सब ने उसे घूर कर देखा तो आरती उससे बोली, तुमने फिर से कोई शरारत की है क्या? तभी सबने आध्या के चिल्लाने की आवाज सुनी तो अथर्व हंसने लगा। अक्षत जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वह आध्या की चीख सुनकर लड़खड़ा गया और अथर्व को देखने लगा। तभी आध्या गुस्से में नीचे आते हुए चिल्लाई, अर्थ के बच्चे, गधे, उल्लू के पत्ते लेकर बाग के पागल आदमी, बिना दिमाग के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने अथर्व को सोफे पर बैठे बैठे हंसते हुए देखा तो उसने अपनी चप्पल निकाल, तब तक अथर्व उठकर भाग गया। वही पहले तो सब लोग आध्या को देखकर सदमे में चले गए और फिर इधर उधर मुंह फेर कर हंसने लगे। अथर्व ने अयोध्या के बालों में जेल लगाकर उन्हें सीधे सी की तरह खड़ा कर दिया था, एक बाल भी उधर से उधर नहीं हिल पा रहा था। वह दोनों भागते हुए बाहर गार्डन में चले गए, तब पीछे ज्यादातर लोग हंस हंसकर पेट दर्द करने लगा था। अक्षत भी उन दोनों के पीछे गया, उसने अपना फोन निकाल लिया और उन दोनों की वीडियो बनाने लगा। आध्या चप्पल लेकर अथर्व के पीछे दौड़ रही थी। अथर्व भागते हुए बोला, तुम अपने होने वाले पति को चप्पल से मारोगी तो नर्क में जाओगी। उसके बाद सुनकर आध्या उसकी तरफ एक चप्पल फेंक कर मारते हुए बोली, मैं नर्क में भी चली जाऊंगी, वह भी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम भी वही जाओगे और जब तुम मेरे पति बन जाओगे फिर तो जूते से पिटूंगी मैं तुम्हें। ये कहकर अयोध्या ने ही दूसरी चप्पल भी फेंक दी, लेकिन अथर्व को एक भी नहीं लगी। तो आध्या ने एक ही उठा ली और बोली, रुक जाओ वरना आज मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तो अथर्व ने देखा तो आधे बुरी तरह से थक गई थी तो वह रुक गया। अथर्व को रुकते देखा अध्या ने एक फेंक दी और पास खड़ा पानी का पाइप उठा लिया और पानी अथर्व के ऊपर डालने लगी। अक्षत वहां से वापस चला गया। अथर्व मुख थककर राज्य की तरफ बाद तो अध्यापक दूर फेंक कर हवेली में भाग गई। अथर्व ने खुद को देखा और बोला, अच्छा हुआ सस्ते में निपट गया, वरना आज तो पापा का खरबूजा ही फोड़ देता। सब लोग हाल में बैठे हंस रहे थे, तभी आध्या भागते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अथर्व भी भीगा बदन मेरा गाना गाते हुए हाल में आ गया तो अक्षत उसे पर चिल्लाने लगा कि जाकर जल्दी से कपड़े बदल ले वरना वह बीमार हो जाएगा। अथर्व हंसते हुए ऊपर चला गया, तभी सब ने देखा उसने पूरा फर्श गंदा कर दिया है तो राकेश उसे गुस्से में घूरने लगा। कुछ देर बाद सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। आज अथर्व को एक और प्रेजेंटेशन देना था, उसके बाद वह पुणे जाने वाला था। सबने नाश्ता किया और फिर सब अपने अपने काम करने के लिए चले गए। अक्षत आज लक्षिता के साथ घूमने जाने वाला था, जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी। आज ऑफिस में सुबह 11 बजे मीटिंग थी तो अथर्वा ने एक और बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, जिससे वो प्रोजेक्ट भी ठाकुर अंपार को मिला। उसके बाद शाम तक अथर्व पुणे वाले प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा। आज उसने किसी को परेशान नहीं किया था क्योंकि सुबह उसका कोटा पूरा हो गया था। अथर्व शाम को घर आ गया। अक्षत उससे कुछ देर पहले ही आ गया था तो अथर्व सीधा उसके ऊपर ही कूद पड़ा। अथर्व अक्षत की पीठ पर बैठ गया और बोला, कल हम सब यहीं पर डेरा डालेंगे
और तुम सबको यही बुला लेना। तो अथर्व बोला हाँ तो मेरे ऊपर से तो उठ। तो अथर्व ने कहा नहीं उतारूंगा, पहले बोल कि तू कल मैं जो भी खाने के लिए मंगवाऊंगा उसका बिल भरेगा। तो अक्षर बोला बिल्कुल भी नहीं, इस बार तेरी बारी है। और उसके बाद वंश की मैंने पिछले महीने ही तुम सबको पार्टी का खर्चा दिया था। तो अथर्व बोला ठीक है मत दो, मैं अभी पापा को फोन करते बताता हूँ कि तू आज लक्षिता दी को लेकर फरार हो रखा था। तुम दोनों मूवी देखने गए थे और थिएटर में मूवी देखने के साथ साथ क्या होता है ये सब जानते हैं, पापा तेरी टांगे तोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर अक्षत घबराते हुए बोला नहीं तो उन्हें कुछ नहीं बताएगा, मैं भर दूंगा तेरा और सब काबिल, अब मेरे ऊपर से उठेगा या मेरी कमर तोड़कर मानेगा। तो अथर्व उसके ऊपर से उतर गया और सोफे पर एक तरफ लुढ़क गया। तो उसने देखा आदित्य और बाकी सब उसे और अक्षत को ही घूर रहे थे। तो अथर्व मीनल जी से बोल दादी कल हम सब दोस्त यही उधम मचाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वरना हम अपने फ्लैट पर चले जाएंगे। तो मीनल जी ने उसे हाँ कह दिया। तो अक्षत ने उसकी गर्दन दबोच ली और बोला बिल तेरे पास इतनी क्रेडिट कार्ड है फिर भी कंजूसी दिखता है। तो अथर्व ने उसके पेट में गुदगुदी कर दी। तो अक्षत ने उसे छोड़ दिया और अथर्व बोला तुम लोगों के पैसे खर्च करवाने में मुझे मजा आता है। तो अक्सर उसे घूरते हुए बोला तो मुझ पर नजर रखता है। तो अथर्व हंसते हुए बोला तुझ पर नहीं सब पर, यहाँ तक कि बुढ़ाओ पर भी। अथर्व की बात सुनकर अक्षत की आंखें फैल गई। तभी राधिका, रीति और आध्या दरवाजे से अंदर आए। तो अथर्व आध्या से बोला ये फुलझड़ी इधर आ। अक्सर ने एक मुक्का मारा उसकी पीठ में और बोला छिछोरो जैसी हरकतें करना बंद कर, कितनी बार समझाना पड़ेगा। तो अथर्व बोला ठीक है काव्य डार्लिंग इधर आओ। ये सुनकर सब उसे घूरने लगे। तो आज गुस्से में बोली सुबह एट मार कर तुम्हारे खरबूजा फोड़ देता ना, तब शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता। तो अथर्व बोला पहले बात तो सुनो चुड़ैल की बहन। तभी आरती ने गुस्से में बोली क्या कहा तुमने। तो आदित्य और बाकी सब हंसने लगे। तो अथर्व बोला मैंने आपको थोड़े ही बोला, मैं तो कह रहा था चुड़ैल की सौतन। हाँ मैं यही तो कह रहा था। फिर वह आध्या से बोल कल संडे है छुट्टी ले लो, वैसे भी आगे की छुट्टी ही थी। लेकिन फिर भी वह अथर्व से बोली नहीं लूंगी, अगर छुट्टी होगी तब भी जाऊंगी। तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला ना ही लगे। तब सबने देखा कि आध्या ना में सर हिला रहे थे। तो अथर्व ने अपना फोन निकाला और बोला ठीक है तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा हमारी पार्टी में। अथर्वा ने मोनिका का नंबर निकाल लिया जिसको उसने डायन के नाम से सेव किया था। तभी अक्सर उसके फोन में जागते हुए बुलाए डायन कौन है। तो आज ध्यान नहीं, अपना बैग जमीन पर पका और बोली ठीक है मैं छुट्टी ले लूंगी लंगूर कहीं का बोलकर अध्ययन अपना बैग उठाकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। वही सब लोग अथर्व को घूरने लगे। तो अक्सर की समझ में जैसे आया कि डायन मोनिका है। तो वह हंसने लगा और उसका फोन छीनकर बोला दिखा मुझे हमारे नंबर किस नाम से सेव किए हैं तूने। अक्सर तेजी से चेक करने लगा तो उसका नाम निठला लिखा हुआ था, जिसे देखकर अक्षत ने उसे घूरा। फिर उसने वंश का नाम देखा तो देवदास लिखा था। लक्ष्य का नाम दया लिखा हुआ था क्योंकि उसकी कद घाटी सीआईडी के दया जैसी थी। फिर अमन का नाम देखा तो एलियन लिखा हुआ था जो कि पांचों में सबसे पतला दिखता था। अक्षत आगे देखा तभी अथर्व ने ही फोन छीन लिया और ऊपर जाते हुए बोला मैं थक गया हूँ, जल्दी से ऊपर और मेरी टांगे दबा देना, अभी पापा को फोन कर दूंगा। अक्सर उसे खोजते हुए उसके पीछे चला गया। नीचे सब लोग उन्हें देखते ही रह गए। अथर्व के वहां से जाने के बाद आयुष बोला ये लड़का तो सच में बवाल है, मतलब आध्या की कमजोरी भी है इसके पास। तो अखिल बोला ये सोच कि वह डायन कौन है जिससे आध्या अभी खौफ खाती है, ये बंदर सबको कंट्रोल करना जानता है। वही राकेश को आध्या और अथर्व की बढ़ती नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे आधे कुछ खास पसंद नहीं थी। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था कि अध्यक्ष को अथर्व से दूर कैसे रखे। वह सीधे अथर्व से कुछ नहीं कह सकता था वरना अथर्व कहाँ फड़कना सही था और इसे आरती को भी बुरा लगता है, इसलिए कोई और तरीका सोचने लगा। तभी उसे मोनिका की याद आ गई तो वह रिलैक्स हो गया। अब आगे रात को डिनर करने के बाद अथर्व छत पर जाकर पुणे वाले प्रेजेंटेशन को पूरा करने में लग गया ताकि कल वह भी फिक्री होकर एंजॉय कर सके क्योंकि मंडे को उस पुणे जाना था। अक्सर भी कमरे में फोन पर वंश और बाकी सबको लेकर आने के लिए कह रहा था। तभी उसके फोन पर प्रीतम जी का फोन आ गया तो उसने वंश की कॉल काट दिया और उनसे बात करने लगा। वह अथर्व के बारे में पूछने लगे कि वह फोन क्यों नहीं उठा रहा। तो अक्षत ने उनसे कह दिया कि अथर्व कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है। उसकी बात सुनकर वह बोले अर्थ का वहाँ ज्यादा मन तो नहीं लग गया ना। तो अक्षत बोला पक्का मैं आपसे चिपक कर बैठी होगी, उन्हें ही डर लग रहा होगा कि कहीं अर्थ यही ना रह जाए। तो प्रीतम जी ने खुद से चिपक कर फोन पर सारी बात सुन रही प्रिया जी को देखा तो वह अक्षत को डांटते हुए बोली बड़ी जुबान चल रही है तेरी, आ जाने दिल अक्षिता को शादी के बाद इधर उसे अपने पास ही सुलझा करूंगी तो अपने पापा के पास सो जाया करना नालायक। उनकी बात सुनकर अक्सर को
बनाकर बोला, जिसे देखो लक्षिता की ही धमकी दे रहा है। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तो प्रीतम जी ने उसे सब पूछ तो अक्षत ने सब बताया कि पहले ललित जी और फिर अथर्व ने कैसे उसे ब्लैकमेल किया। तो वह हंसने लगे। फिर अक्षत उनसे बोला, माँ यहाँ सब ठीक है, बस कोशिश में लगे हैं कि अथर्व यहाँ रह जाए, लेकिन ये लड़का अपने में ही लगा रहता है और आध्या को भी बहुत परेशान करता है। मैं बता रहा हूँ, ये शादी के बाद अपनी बीवी से खूब पीटा करेगा। अगर इसे ऐसी ही हरकतें करता रहा तो फिर उसने अथर्व की आख्या के साथ की शर्त है बताई। तो वह दोनों ही हंस कर लोटपोट हो गए और प्रिया जी बोली, सुबह उसकी दादी से बोलकर मेरे बच्चे की नज़र उतरवा देना। अथर्व छत से नीचे आ रहा था, तभी उसने देखा कि आयुष किचन में जा रहा था। अथर्व कमरे में लैपटॉप रखकर अक्षत से अभी आने का कहकर निकल गया। वह किचन में गया तो आयुष ध्रुविका के खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसने फ्रिज में बचे हुए चावल देखे तो उन्हें ही फ्री करने का सोच प्याज और सब्जियां काटने लगा। कुछ देर बाद जब वह चावल प्लेट में डालने लगा तो एक प्लेट अथर्व उसकी तरफ खिसकते हुए बोला, मुझे भी भूख लगे है, इसमें भी डाल दो। आयुष ने अथर्व का चेहरा देखा तो वह टीम आंखों से चावल को घर रहा था। आयुष को मस्ती सूझी तो वह उसे बोला, नहीं दूंगा। तो अथर्व बोला, सोच लो वरना मैं अभी तुम्हारे कमरे में जाकर सो जाऊंगा। आयुष उसकी बात सुनकर खिसिया गया और बोला, ठीक है ये ले, और बोला कल हम भी तुम सबके साथ रहेंगे। तो अथर्व ने उसे घूरा तो आयुष बोल, हाँ बोल दो वरना वापस उठ दूंगा सारे चावल। प्लीज़, हमें कभी पापा ने दोस्तों के साथ नाइट आउट तक करने नहीं दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम खेलते कुत्ते रहते हो। तभी पीछे से अक्षत बोला, आप सब आ सकते हैं भाई। तो अथर्व भी बोला, ठीक है, सिर्फ कल के लिए। तो आयुष खुश हो गया और वहां से चला गया। अथर्व वही किचन में इसलिए पर बैठकर चावल खाने लगा और अक्षत भी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि रोहिणी एक पिलर के पीछे खड़ी उन लोगों को बातें सुन रही थी और साथ में उसे बुलाने आया राकेश भी। वह दोनों तब से वहां खड़े हुए थे जब उन्होंने अथर्व को दबे कदमों से किचन में जाते देखा था। रोहिणी बहुत खुश थी आयुष और अथर्व को साथ में देखकर। वही राकेश के कानों में आयुष की एक बात ही गूंज रही थी कि उसने कभी आयुष और आदित्य को उनके दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने नहीं दिया था। वह बिल्कुल सही भी था। अगले दिन सुबह नाश्ता करके अथर्व ने सबको फोन लगा दिया। कुछ देर बाद वंश और बाकी दोनों के साथ लक्षिता भी आ गई थी। आध्या भी उनमें शामिल हो गई थी। तभी आदित्य, आयुष, अखिल, रीति और राधिका भी उनके साथ जाने लगे। तो अथर्व बोला, एक मिनट, यह एक के साथ चार फ्री कैसे? तो वंश बोला, वह सब आ सकते हैं, आ जाए सब लोग। तो रंजीत भी आते हुए बोला, मैं भी आ जाऊं क्या? तो अथर्व बोला, पहले दोनों हाथ ऊपर करके नमस्कार करिए। तो रंजीत ने अथर्व को घूरा तो सब लोग हंसने लगे। अथर्व मीनल जिसे बोला, दादी आप भी आ जाए इस बूढ़े पति को छोड़कर। तो मोहन जी बोले, मैं बुद्ध नहीं हूँ। तो मीनल जी भी बोली, पर बेटा तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो अक्सर बोला, दादी हम सब यही गार्डन में छांव में ही बैठे हैं और हाँ, हम सब का लंच मत बनवाएगा। तो आरती किया को लेकर आते हुए बोली, फिर मैं भी आता हूँ। वह सब लोग बाहर गार्डन में चटाया बड़ा कर बैठे थे। तभी लक्ष्य और अमन बहुत सारे पिज्जा और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और भी काफी सारा खान का सामान लेकर आते हुए दिखाई दिए। कुछ देर में ही गार्डन में पिकनिक जैसा माहौल तैयार हो गया था। वंश बाकी बचे हुए लोगों को भी बुलाकर ले आया। रोहिणी भी घबराते हुए आए कि कहीं अथर्व गुस्सा ना हो जाए, लेकिन अथर्व को सिर्फ खाने का सामान दिख रहा था। किया भी आदित्य की गोद में बैठी थी। सब बड़े लोग बेंच पर बैठे हुए थे। तो अथर्व आध्या को एक पैकेट देते हुए बोला, हेलो, इसमें तुम लड़कियों की सबसे फेवरेट खाना है। तो आध्या ने उसे खोलकर देखा तो उसमें वेज मोमोज थे। ये देखकर बाकी सभी लड़कियां खुश हो गई, लेकिन आध्या उसे नखरे दिखाते हुए बोली, मैं सिर्फ इतने से नहीं मानूंगी, मैं अभी भी गुस्सा हूँ। तो सब ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बोला, अब मिठाई खाओगी क्या? तो अमन बोल, पर मीठा तो कुछ भी नहीं है। तभी अथर्वा ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, आध्या ने उसके मुंह में मोमोज ठोस दिए। तो अथर्व हंसने लगा और फिर मोम को चबाने लगा। आयुष ध्रुविका के बारे में सोचकर बोला, पर ध्रुवी क्या खाएगी? इसका तो मैदे से बना सब कुछ खाना बंद है। तभी अथर्वा ने एक पैकेट ध्रुविका को दिया और बोला, हेलो, तुम्हारा मतलब की चीज? ध्रुविका ने पैकेट खोला तो उसमें सूजी वाले गोलगप्पे थे, जिन्हें देखकर ध्रुविका खुश हो गई। बाकी सब लोग सब कुछ खा सकते थे, इसलिए सब खाने में जुट गया। अथर्व पिज्जा स्लाइस उठाकर वंश के सामने ले गया तो वंश ने खाने के लिए मुंह खोल लिया। तभी अथर्व ने ही वह मुंह में डाल लिया। ये देखकर सब हंसने लगे। ध्रुविका ने एक गोलगप्पा अथर्व के मुंह में डाल दिया तो अथर्व ने खाकर कहा है, मिर्ची वाला पानी मत पियो, मीठा भी तो था। तो आयुष ने वह अपनी एक साइड रख दिया और बोला, वह सही कह रहा है, दादा दादी के लिए भी वेज बिरयानी मंगवाई थी। तो सब बड़े लोगों ने वही खाए और कुछ देर बाद वह सभी यंग लोगों को छोड़कर घर में चले गए। अथर्व ने कुछ सामान घाट को भी भिजवा दिया और फिर बोला, अक्षत देख कितना बिल हुआ? तो बिल देखकर अक्षत बोला, 22 तक तो पहुंच ही जाएगा। किया तो गोदी में बैठी कॉटन कैंडी खा रही थी। तभी मोनिका भी वहां गई तो अथर्व ने वंश और आध्या की तरफ अपनी गर्दन ना में दिला देखी, उसने उसे नहीं बुलाया।
तुम मोनिका ने कहा कि उसे राकेश ने फ़ोन करके बुलाया था तो अखिल बोल बड़े पापा रागिनी को तो बुलाते नहीं। तो मोनिका बहाना बनाते हुए बोली कि रागिनी किसी काम में बिजी है। तो अथर्व मन ही मन कुड़ते हुए मन में बोला लगता है इस आदमी को सुने बिना चैन नहीं पड़ता। तो अक्षत और वंश अथर्व से चिपक कर बैठ गए। तो मोनिका किसी आते हुए आरती के पास बैठ गई। वह किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि राधिका वंश को और रीति अमन को देख रही थी। ऐसे ही शाम तक वह सब वहीं पड़े रहे। अथर्व तो वंश के गोद में सर रखकर सो भी गया था। बाहर मौसम भी सुहावना हो गया था जिससे ठंडी हवा सबको सुकून दे रही थी। आदित्य और बाकी सब ने कभी ऐसा संडे नहीं बिताया था। उन सब का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। अथर्वा ने वंश और अपने दोस्तों के अलावा सिर्फ आद्या, आरती और थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी मोनिका के साथ भी बात करके दिखाई थी। कुछ मिलाकर अथर्व का संडे दोपहर तक काफी अच्छा बीता था और सब वह सोकर शाम के लिए अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था। क्या अथर्व को अपने माँ बाप को अपनाना चाहिए, जिन्होंने जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे ठुकरा दिया? कमेंट में बताओ। अब आगे 3 बजे बज गई थी। खाने के बाद सब वही देर हो गए थे। आदित्य आरती और किया को लेकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। ध्रुविका भी वहीं बैठी बैठी ऊँघ रही थी तो आयुष उसे भी लेकर चला गया। बाकी सब वहीं पड़े रहे। अथर्व का सर वंश के पेट पर और पर अक्षत के ऊपर थे। मोनिका की भी आंख खुली तो उसने एक बार अथर्व को प्यार से निहारा और फिर इधर उधर देखा। बारिश का मौसम हो गया था, काली बादल गिरे थे, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी, इसलिए मोनिका वहां से उठकर चली गई और तभी बारिश भी शुरू हो गई। आध्या की आंखें बारिश की बूंदें पड़ने की वजह से खुली तो उसने जल्दी से सबको उठाया। अथर्व नहीं उठा, बाकी सब उठ गए। वह पेड़ के नीचे थे तो वह लोग अभी भीगी नहीं थे। अक्षत ने भी अथर्व को उठाया तो अथर्व पेड़ से लिपटकर वापस से सो गया। ये देखकर सब ने अपना सर पीट लिया। तो लक्ष्य अथर्व को गोद में उठाकर आध्या से बोल यह अभी नहीं उठेगा, इसके ऊपर कुछ ढक दो, अगर यह भीग गया तो बीमार हो जाएगा। आधे पहले भी देख चुकी थी कि अथर्व का पिछली बार बारिश में भी कर अस्पताल में कितना बुरा हाल हुआ था। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उसे उड़ा दिया तो लक्ष्य उसे लेकर जल्दी से अंदर हवेली में आ गया। वंश ने लक्षिता और आध्या को भी अंदर भेज दिया और खुद सारा काम समेटने लगे। तभी जोर से बादल गरजे और बारिश ने भी और भी रफ्तार पकड़ ली। अंदर बादलों की गड़गड़ाहट से सभी हाल में बैठ गए थे। लक्ष्य को अथर्व की गोद में उठाकर लेट देखा। मीनल जी घबराते हुए बोली अर्थ को क्या हुआ बेटा? तो लक्ष्य बोला अरे दरिया मत दादी, यह सो रहा है, उठ नहीं रहा था तो बारिश में ना भीग जाए इसलिए गोद में उठा कर लाया हूँ इसे। इतना कहकर उसने अथर्व को वही सोफे पर लिटाया और आद्या का दुपट्टा उसे दे दिया। कुछ देर बाद वंश, अमन, अखिल और अक्षत भीगे हुए हाल में आ गए तो मीनल जी ने उन सभी को कपड़े बदलने के लिए कहा तो वह सब अथर्व के कमरे में चले गए। आध्या भी लक्षिता को लेकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने रोहिणी को चाय बनाने के लिए कहा तो वह भी किचन में चली गई। वही अथर्व सब चीजों से बेखबर सो रहा था। कुछ देर में सब लोग चेंज करके आ गए थे। मोनिका को देखकर अक्षत बोला तुम अंदर कब आई थी? तो मोनिका बोली बारिश से एकदम पहले। तो अमन बोला जब तुम अंदर आए तो हमें नहीं उठा सकती थी, तुम अच्छे से जानती हो ना कि अथर्व अगर बारिश में बिकता तो कितने दिन बीमार रहता। तो मोनिका सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन सब दोस्त उस गुस्से में घुर रहे थे तो वंश ने सबको शांत रहने के लिए कहा और बोला कि अगर इस वक्त सो रहा है तो मतलब रात को लेट सोया था और अगर और ज्यादा सोया तो रात को भी उल्लू बनकर घूमेगा, उठाओ इसे। तभी अथर्व सोते हुए ही चीखते हुए बोला मेरा बर्गर किसने खाया? और उठकर बैठ गया। सब लोग उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे तो अक्सर बोला को सपने में भी बर्गर खा रहा है ये? तो अथर्व नींद में ही अपने एक साइड में बैठे रंजीत की गोद में सर रखकर आंखें बंद करके लेट गया। तो रंजीत का हाथ अपने आप ही उसके सर पर चला गया। वह उसका सर बड़े प्यार से सहलाने लगा। अथर्व को लगा जैसे प्रीतम जी उसके सर को सहला रहे थे तो अथर्व मुस्कुराने लगा और बोला पापा। अथर्व के मुंह से रंजीत के लिए पापा सुनकर पहले तो सब चौंक गए, लेकिन तभी अक्षत बोला लगता है ये पापा को इमेजिन कर रहा है। लेकिन रंजीत तो अथर्व के चेहरे को देख रहा था, वह भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह छोटा सा अथर्व जिसे वह अपनी गोद में बेहोश और बीमार अवस्था में हॉस्पिटल लेकर गया था, वह आज इतना बड़ा होकर उसके गोद में सही सलामत लेटा हुआ है। रंजीत का चेहरा झुका हुआ था इसलिए कोई उसके आंसू नहीं देख पाया। तभी उसके आंसू अथर्व के चेहरे पर गिर गए, जिसे अथर्व चिल्लाते हुए उठा और बोला बारिश आ गई और अपना चेहरा साफ करने लगा और आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। एक बार फिर सब लोग उसे घूमने लगे तो सब ने रंजीत का चेहरा देखा जो अब आंसुओं से पूरा भीग गया था। वह जल्दी से वहां से उठकर चले गए। रंजीत को किसी ने भी आज तक इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। तो अथर्व बोला वह मेरे ऊपर पानी छिड़क कर गए हैं ना। उसकी बात सुनकर अक्षत ने ना में है सर हिलाया तो अथर्व उठकर जाते हुए बोला मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कुछ देर बाद रंजीत भी मुंह धोकर अपने आप को काबू में करके वहां आया तो मीनल जी के पास बैठ गया। तो मीनल जी
उसका सर प्यार से सहलाते हुए बोली, मेरा बेटा तो हमेशा दिल खड़ा करके रखता था, तो फिर आज तुझे क्या हो गया? तो रंजीत जी फिर से खुद को कंट्रोल करते हुए भारी आवाज में बोले, मन आपको याद है जब वह बीमार था तब डॉक्टर ने मुझे अकेले में कहा था कि अथर्व इस बीमारी के साथ ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, वह कुछ ही साल की पाएगा, तो बस उसे आज ठीक और शरारती बंदर के जैसे उछल कूद करते देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर वह मीनल जी के गले लग गया और उनकी साड़ी से ही अपना मुंह पूछने लगा, तो मोहन जी उससे बोल, इतनी बड़ी बात तुमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? तू रंजीत राकेश को देखकर बोल, किसे बताता, माँ के सिवा किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिए या मरे, तो मोहन जी या फिर राकेश कुछ बोलना। तभी अथर्व सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे आया और रंजीत को घूरते हुए बोला, मेरी दादी से चिपका चिपकी मेरे सामने नहीं चलेगी। फिर वह अक्षत और अपनी बाकी दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए बोला, चिपकाना है तो इसे चिपक जाए, इन्हें बहुत शौक है चिपकने का। तो रंजीत बोला, इधर बैठो और ये बताओ कि तुम यहाँ तो इतना शांत रहते थे, फिर इतना शरारती कैसे बने? तो अथर्व बोला, मैं कल कहा था ना कि इस घर में इंसान नहीं मशीन रहती है, तो बस मैं यहाँ से जाते ही कुछ सिर्फ इंसानों से मिला और मुझे प्रीतम पापा ने ट्रेन किया। अथर्व ने अपना दोस्तों की तरफ देखा और बोला, चलो बेसब आ जाओ, कोई एक्शन मूवी देखते हैं, और जाकर टीवी के सामने बैठ गया तो सब लोग वही जाकर बैठ गए। तो अथर्व लक्षिता से बोल दिया जाए और दादी इन्हें तेल दे दीजिए, मुझे सर की मालिश करवानी है। कुछ देर बाद लक्षिता अथर्व के सर में मालिश कर चुकी थी। वह सब बैठे मूवी देख रहे थे। अथवा दोबारा ना सोचा, इसलिए वंश ने उसे कॉफी पीने के लिए कहा। बारिश थोड़ी कम हुई तो मोनिका का ड्राइवर उसे लेने आ गया, तो वह चली गई। 5 बजे बजने वाले थे तो वंश भी जाने के लिए कह रहा था, तो अथर्व बोला कि मूवी खत्म होने के बाद चले जाना। ध्रुविका थक गई थी तो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही अथर्व के लिए रखे गॉड्स में से एक अंदर आए और उसने अक्षत को बुलाया, तो अक्षत और वंश दोनों ही उसके पास गए। वह उनसे बोला कि एक सरदार जी और एक लड़की खुद को अथर्व करके दोस्त कह रहे हैं और उससे मिलना चाहते हैं। जब हमने उनसे आईडी कार्ड मांगा तो वह भी नहीं दिख रहे। तो अक्षत और वंश ने एक दूसरे को देखा और फिर अथर्व को, तो अथर्व टीवी के सामने बैठा हुआ है। चिल्लाकर बोला, क्या हुआ? तब उन दोनों ने ही नाम है सर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं, और वह गार्ड के साथ बाहर आ गए। तभी आदित्य भी उनके पीछे निकल गया। घर के गेट पर एक सरदार और एक लड़की जिसने साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट डाला हुआ था, वह गार्ड से बहस कर रहे थे। तो अक्षत और वंश के साथ आदित्य भी आता हुआ दिखाई दिया। वह सरदार अक्षत और देव वंश को देखकर ठिठक गया। वही वह लड़की घूंघट में जाकर सब देख रही थी। अक्षत उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम दोनों? तो वह सरदार जी भारी आवाज में बोला, जी हम अथर्व के दोस्त द न्यूयॉर्क से आए हैं। तो वंश बोला, न्यूयॉर्क से, ठीक है अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो सरदार बोला कि आईडी कार्ड में आप लोगों को नहीं दिखा सकता, बस इतना जान लीजिए कि अथर्व के फोन में मेरा नंबर DR के नाम से सेव है। वंश और अक्षत हैरान हो गए। तो आदित्य बोला, हम कैसे मान ले कि वह DR वाले शख्स तुम ही हो? तो अक्षत वंश से बोल, क्या करें, इन्हें अंदर लेकर चले गया। तो वंश बोला, करे उसे पर हमला करके भाग गया। तो तब आदित्य बोला, ऐसा नहीं है, वरना ये लोग इतना खतरा मूल लेकर नहीं आते। तो अक्सर बोला, ये लड़की इसने घूंघट क्यों डाला है? तो वह लड़की बोली, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती, मेरे पति ने मना किया है। तो वंश बोला, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं और घूंघट कुछ भी, अगर यह अपना मुंह नहीं देखा है कि तो हम तुम दोनों को अंदर नहीं जाने देंगे। तो वह सरदार बोला, ठीक है राज, जो चेहरा दिखा दो। तो उसे लड़की ने घूंघट उठाकर चेहरा दिखा दिया। तो वंश पूरा, ठीक है आ जाओ, और हाँ उससे दूर रहकर बात करना, अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो बचकर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर वह सब अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अब आगे ओंस, अक्षत और आदित्य उन दोनों को लेकर दरवाजे की तरफ घर के अंदर की तरफ बढ़ गए। वही अथर्व अंदर टीवी पर मूवी में एक्शन सीन देख रहा था और खुद भी ऐसे मारो वैसे मारो का कर चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ बैठे सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अक्षत और वंश उसे सरदार और लड़की को लेकर हाल में आए। तो वह लड़की अथर्व की तरफ मेरे पति कहकर दौड़ गई, जिसे सब लोग पूरी तरह से चौंक गए। और अथर्व जो मूवी देख रहा था, खुद भी हाथ पर चल रहा था, वह सॉफ्ट होकर उठकर खड़ा हो गया। वह लड़की आकर अथर्व के पैरों से लिपट गई। उसे लड़की को अथर्व की तरफ भागते देखकर अक्षत और वंश के साथ साथ लक्ष्य और अमन चारों ने अपनी गन निकाली और उसे लड़की से गुस्से में बोले, ये लड़की दूर हट उससे। वही उनके अचानक से गन निकाल लेने से घर के सब लोग डर
गए कि शायद ये लड़की अथर्व को नुकसान पहुंचाने आई है, तो अक्षत आगे आया और बोल कहाँ था ना कि दूर से बात करनी है। तो वह लड़की बोली मैं अपने पति से दूर क्यों रहूं। उसकी बात सुनकर सब लोग एक साथ चिल्लाते हुए बोले क्या कहा पति। तब वह सरदार जी बोला जी यह इनका पति है। वही अथर्व तो सदमे में आ चुका था, वह सबके चिल्लाने से होश में आया और उसे लड़की से खुद को छुड़ाते हुए बोला बहन जी यह आप क्या कह रही है, मैं आपका पति नहीं हूँ और कृपया मुझसे दूर हटिए, मेरी लुगाई आज मेरी चमड़ी उधेड़ दे देगी। अथर्व ने आध्या को खुद को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा जो मीनल जी के पास ही खड़ी थी। तो वह लड़की बोली नहीं आप ही मेरे प्राणनाथ है। तो अथर्व बोल बहन जी नाथ को तुम ढूंढ रही हो, वह रहे मेरे दादा मोहननाथ जी। अथर्व की बात सुनकर कुछ लोगों को हंसी आ गई, जिसमें वह सरदार भी था। तो मोहन जी गुस्से में बोले अथर्व पागल हो गई हो, यह मेरी पोती की उम्र की है। तो राकेश गुस्से में आगे बढ़ा और उसने जैसे ही उसे लड़की को पकड़कर उठाना चाहा, अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला मिस्टर ठाकुर मेरे मामले में इतना मत खुशी और जाकर अपनी बीवी की तरफ कोने में खड़े हो जाए। तो राकेश गुस्से में बोल मत भूलना कि तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है। तो समझी तो जल्दी से इस लड़की को भागो यहाँ से। उसके बाद राकेश रोहिणी के पास गुस्से में खड़ा हो गया और अथर्व को घूरने लगा। अथर्वा ने राकेश को सुनने के बाद अक्षत और सबको बढ़ा और बोला तुम सब पागल हो, कहीं भी मुंह उठाकर घर निकल लेते हो, रखो इसे वापस। तो अमन गन वापस रखते हुए बोला मैं पहले ही कहता था कि इस कुत्ते ने वहां न्यूयॉर्क में जरूर शादी कर रखी है, वरना वहां पड़े रहने का क्या कारण होता इसके पास। उसकी बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरा तो वह चुप हो गया। फिर अथर्व ने उसे लड़की को उठाया और बोला तुम चलो मेरे साथ। अथर्व से लेकर ऊपर जाने लगा तो वह सरदार जी बोले तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो अथर्व बोला मेरे अपने कमरे में, अब पतिका रही है, मुझे तो चुम्मा चाटी तो करनी पड़ेगी ना, चलो डार्लिंग, हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसे लड़की ने अपना घूंघट उठाकर फेंक दिया और एक मुक्का अथर्व के पेट में मारा और बोल कुत्ते कमीने, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अथर्व नीचे गिरकर पेट पड़कर हंसने लगा और बुरा नहीं तुम, मैं पहले से ही जान गया था प्राणनाथ। टेयर्स ऑफ जॉय, 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 टेयर्स ऑफ जॉय। अथर्व की हंसी ही नहीं रख रही थी तो राजू उसे सरदार जी के पास जाकर खड़ी हो गई और उससे बोली इसे चुप करवा दो, मेरा पर चल रहा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सब लोग हैरान परेशान होकर सब देख रहे थे। अक्षत और बाकी दोस्त शांत हो गए थे ये देखकर कि अथर्व उन दोनों को जानता है। तभी अथर्व उठकर बैठते हुए बोला गज्जो रानी साड़ी में तो तू बहुत हॉट लगती है। रज्जो फिर से उसे मारने दौड़े, तभी उसे श्रद्धा ने उसे पकड़ लिया और साथ होने को कहा। फिर अथर्व उठकर चलते हुए सरदार के पास गया और चारों तरफ देखकर उसे पीछे जाकर उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसकी पैगा और दाढ़ी मुझे निकाल कर फेंक दी। धैर्य को देखकर अथर्व के सभी दोस्त शौक हो गए, उनकी आंखों में पानी आ गया। वहीं धैर्य की भी नजर उन पर टिकी हुई थी। अथर्वा ने धैर्य के कंधे में दांत गड़ा दिए तो धैर्य उछलने लगा और अथर्व को नीचे उतरने के लिए कहने लगा। तो अथर्व बोला नहीं उतारूंगा, तूने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया जो मैंने तुझे देने वाला था। तो तैयारी से घूरते हुए बोला कौन सा सरप्राइज, शादी करने का। तो अथर्व से खींचकर सोफे पर बैठे हुए बोला तो यही बैठ, मैं अभी आता हूँ। और गज्जो रानी माई डार्लिंग तुम भी बैठ जाओ। तो तेरी उसे घूरने लगा तो अथर्व बोला ठीक है राजो रानी। फिर वह मीनल जी से बोल दादी है मेरा पांचवा दोस्त है धैर्य। तो रंजीत बोला क्या लेकिन ये, तो फिर वह चुप हो गया और धैर्य के पास बैठ गया। वही वंश और बाकी सब भी धैर्य के सामने ही बैठ गए, लेकिन तेरे ने उन्हें इग्नोर कर दिया और रंजीत से बातें करने लगा। वही अथर्व ध्रुविका के कमरे में गया जहां आयुष वॉशरूम से बाहर निकल रहा था और ध्रुविका बेड पर अधलेटी बैठी थी। अथर्व से के पास जाकर बोला ध्रुवी चलो रक्षाबंधन का पहला गिफ्ट आ गया है तेरा आज, और उसे उठाकर ले जाने लगा। तो ध्रुविका बोले कि वह चलकर जाएगी, आयुष भी उसके पीछे हो लिया। वही धैर्य हाल में सोफे पर बैठा हुआ था, राजू भी उसके पास बैठी थी, उसने राजू का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी उसे पीछे से अथर्व की आवाज आई जो किसी से बोल रहा था दूसरा गिफ्ट भी 2-3 दिन में दे दूंगा और एक राखी पर ही मिलेगा। तो दुर्गा बोली पर भाई अभी मैं गिफ्ट का क्या करूंगी। तो अथर्व बोला लात मार कर भगा देना उसे और हंसने लगा। वही ध्रुविका की आवाज सुनकर धैर्य सुन रह गया, आंखें एकदम से भीग गई और वह झटके से खड़ा हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर एक बार उसे देख ले। तभी तो ध्रुविका बोली कहाँ है गिफ्ट भाई। तो अथर्व धैर्य के पास गया और उसे पढ़कर ध्रुविका की तरफ घुमा दिया। ध्रुव का अध्याय को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह जिंदा उसके सामने खड़ा है, जिसे 2 साल पहले ही पुलिस ने मृत घोषित कर दिया था। वही धैर्य जो अब तक यही सोचता आया था ध्रुविका भी उसी आग में जलकर मर गई थी जो उसके घर में लगाई थी, लेकिन आज उसकी छोटी बहन उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। ध्रुविका भैया कहकर धैर्य के सीने से लग गई। धैर्य को भी सुकून मिल गया, उसे सीने से लगाकर दोनों की ही आंसू थम नहीं रहे थे।
कुछ देर बाद ही अथर्व अपना फोन लेकर धैर्य के चेहरे की फोटो खींचने लगा और बोला, ये फोटो मैं मीडिया में दूंगा जब तेरी कंपनी की ब्रांच दिल्ली में खुलेगी। कसम से एकदम सर्कस वाला गोरिल्ला लग रहा है। उसकी बात सुनकर दोनों भाई बहन होते हुए भी हंसने लगे, लेकिन अलग नहीं हुए, साथ ही वहां मौजूद सब लोग भी हंसने लगे। तो अथर्व दोनों के बीच में घुस गया और दोनों को अलग करके धैर्य से बोला, मेरे भांजे का दम घोटेगा क्या? उसकी बात सुनकर धैर्य चौंकते हुए बोला, क्या भांजा? फिर उसने ध्रुविका को ऊपर से नीचे तक देखा जो साड़ी में खड़ी हुई थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरा था। वह बोल, तूने इसकी शादी भी करवा दी? तो अथर्व मुंह बनाते हुए बोला, मैंने नहीं करवाए, अगर मुझे पता भी चल जाता ना शादी से पहले तो मैं सारे मंदिरों में ताला लगवा देता। अथर्व ने आयुष को घूरते हुए कहा। तो धैर्य ने भी आयुष की तरफ देखा तो वह उसके चेहरे के फीचर्स देखकर ही समझ गया कि वह अथर्व का बड़ा भाई है। वह अथर्व की तरफ बढ़ा और उसे कस के गले लगा लिया। कुछ देर तक वह अथर्व भी चुपचाप उसे गले लगा रहा, लेकिन तभी वह जोर से गाना गाते हुए बोला, तू मेरा दिल, तू मेरी जानो, आई लव यू। अर्थ तो उधर ही नहीं उसे छोड़ दिया और हंसते हुए बोला, वह डैडी होता है? तो अथर्व बोला, मैं तो मेरी तरफ से गा रहा था, तेरे मन में तो यही सोच रहा होगा। जवाब में एक बार फिर धैर्य नहीं उसे गले लगा लिया और बोला, भगवान ने तुझे मेरी जिंदगी में देकर मुझे सब कुछ दे दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। तो अथर्व बोला, मुझे छोड़ दे वरना मैं तेरी मंगेतर को भगा कर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर राजू ने गुस्से में उसे देखा और दूरी का की तरफ बढ़ गई। धैर्य ने भी अथर्व को छोड़ दिया। तभी अथर्व ध्रुविका से बोल, ध्रुव इससे मिली, यह है गज्जोधर डॉन, हमारी होने वाली भाभी। अथर्व ने राजू के सामने नाचने लगा इतना कहकर और सब लोग हंसने लगे और साथ में राजू भी। तो अथर्व उसके भी गले लग गया और तेरी को देखकर बोला, तुझे जलन हो रही है क्या? तो धैर्य नहीं ना में सर हिलाया। तो अथर्व बोला, पर मेरी लुगाई को तो हो रही है ना दादी? अथर्व ने आध्या को देखकर दादी के कंधे पर रख बंदूक चलाई तो मीनल थी उसे हर बदमाश का कर चली गई। फिर धैर्य, आयुष और बाकी सब से मिला। वंश और बाकी सब की तरफ उसने देखा तक नहीं, अब आगे। वहीं दूसरी तरफ अथर्व अपने दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ा रहा था कि वह अब किसी को पता चले बिना आदित्य के साथ पुणे कैसे जाएगा, क्योंकि धैर्य ने वक्त से पहले आकर सब गड़बड़ कर दिया था। अगर उसे या किसी भी दोस्त को भनक भी लगेगी कि अथर्व पुणे जा रहा है तो कितनी बड़ी डील हो, वह उसे जाने नहीं देंगे। यही सब सोच सोचकर उसके सिर में दर्द हो गया तो वह खड़ा होकर जोर से चिल्ला दिया। ये देखकर सब लोग अब उसे घूरने लगे। घर में धैर्य सबके साथ बैठा हुआ था। वंश और बाकी तीनों दोस्त उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वह उनकी तरफ देर तक नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अथर्व पुणे कैसे जाएगा, इसीलिए परेशान हो उठा। सब बातें कर ही रहे थे कि अथर्व उठकर गुस्से से चिल्लाने लगा तो सब हैरान होकर उसे घूरने लगी। तभी अथर्व तेरे के ऊपर कूद गया और उसे मारते हुए बोला, तू इतनी जल्दी क्यों आया और तुझे तेरा पासपोर्ट कैसे मिला? तो कुछ दिन बाद नहीं आ सकता था क्या? तो तेरी उसे सोफे पर पटकते हुए बोला, पहले तो मेरा पासपोर्ट छुपाया तूने ताकि मैं यहाँ ना आ जाऊँ और तुझे कोई कांड करने से ना रोक दो। उसने एक चप्पट उसके माथे पर मेरी और बोला, क्या लगा था तुझे? तू अपने उसे पागल डॉक्टर डेविड को मेरा पासवर्ड दे देगा और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या लगा था तुझे? तो पागल समझता है क्या मुझे? ऐसी खुराफा तेरे दिमाग में आगे से जाती है? ये कहकर उसने एक और मुक्का अथर्व की पीठ पर दे मारा। वही सब घर वाले और बाकी सब लोग उन दोनों को ऐसे झगड़ते देखकर दंग रह गए। अथर्व और धैर्य दोनों ही जग रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें अलग नहीं कर रहा था। अक्षत और बाकी सब लोग मजे ले रहे थे। काफी टाइम बाद उन्हें उन दोनों का झगड़ा एंजॉय करने का मौका मिला था। वह जानते थे कि दोनों कुछ देर में ही फिर से चिपक के हुए मिलेंगे और हुआ भी ऐसा ही। वह दोनों शांत हो गए और एक दूसरे के ऊपर ही पड़े रहे। तभी धैर्य अथर्व को चेक करने लगा कि उसने उसे ज्यादा तो नहीं मारा और फिर दोनों ही चिपक कर बैठ गए, जिसे देखकर सब लोगों का मन हुआ कि अपनी बाल नोच ली। तो रंजीत बोला, ये सब क्या था? तुम हमें पागल करने आए हो क्या? यह उसने अथर्व से कहा तो अक्षत और बाकी सब दोस्त हंसने लगे। तो धैर्य अथर्व से बोल, तेरा कमरा कहाँ है? तो अथर्वा ने ऊपर का इशारा कर दिया तो वह उसे उठाते हुए बोला, चल मुझे कुछ बात करनी है तुझे। तो अथर्व बोला, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। उसकी बात सुनकर धैर्य उसे खींचते हुए जबरदस्ती अपने साथ ले गया। उनके जाने के बाद मीनल जी वंश से बोली, ये दोनों ऊपर जाकर लड़ेंगे तो नहीं ना? तो वंश बोला, पता नहीं दादी, इस वक्त धैर्य को जिंदा देखकर हम भी इतने ही सॉफ्ट है जितना कि ध्रुव का वह जिंदा है। ये बात अर्थ ने हम सबसे छुपा कर रखी है। वह न्यूयॉर्क क्यों जाता था इसकी वजह भी हमें आज ही पता चली है। तो ध्रुव का बोली, क्या आप सबका आधार या भाई के साथ कोई झगड़ा हुआ था जो वह आप सबको इग्नोर कर रहे हैं? तो वंश ने अक्षत और बाकी दोनों को देखा और बोला, झगड़ा नहीं हुआ था, गलती हुई थी जिसका गिल्ट आज भी है मुझे।
दरिया जिंदा था शायद इसीलिए अर्थ ने मुझे और बाकी सबको सस्ते में छोड़ दिया। तो अमन बोल, हाँ इतने सस्ते में कि हमने 2-3 महीने तक बात तक नहीं की थी और पिता था वह अलग। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। तो ध्रुविका बोली, ऐसा भी क्या हुआ था? तो वंश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, एक्चुअली यह सब कॉलेज के लास्ट टाइम में हुआ था। एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था और वह लड़की भी यही दावा करती थी कि वह भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वह मुझे धोखा दे रही थी। जिसे धैर्य सबसे पहला भाग गया था, वह लड़की अर्थ को पसंद करती थी और इसीलिए ही मुझे फंसा कर रखा था। दरिया हमें समझता रहा कि वह अर्थ पर बुरी नीयत रखती है, लेकिन मैं प्यार में पागल हो गया था। उसे टाइम अर्थ को कारण भी दादू ने ऋषिकेश भेजा हुआ था, इसी का उसने फायदा उठाया। एक दिन हमारे घर पार्टी में उसने धैर्य को अटेम्प्ट टू रेप केस में फंसना जहां जिसे हमने सच भी मान लिया और उसे पुलिस के हवाले तक करने का फैसला ले लिया, लेकिन और मौके पर करणवीर दादाजी ने उसे बचा लिया और हम सबको भी अच्छे से झाड़ा था। तब मैंने उसे दोस्ती तोड़ दी और उसे हमसे दूर रहने को कहा। वह अकेला हो गया। एग्जाम के टाइम भी अर्थ नहीं आया। दादाजी ने उसके एग्जाम बाद में दिलवाने की बात पहले ही कर रखी थी। जब लास्ट मोमेंट पर मैंने उसे लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने वह सब का बोल लिया जो धैर्य कहता था। उसे वक्त धैर्य दिल्ली से अपने शहर लौट आया था। जब हमने उसे फ़ोन किया तो उसने किसी को फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद तुम्हारी फैमिली के साथ वह हादसा हो गया जिसके दौरान धैर्य ने हमसे मदद तक नहीं मांगी, मगर वह पहले ही हमें सब बता देता तो हम ज़रूर उसकी मदद करते हैं, लेकिन शायद हमने उसका इतना ज़्यादा दिल दुखाया था कि उसने हमें इस लायक ही नहीं समझा। उसके बाद न्यूज़ में हमें धैर्य पर वह दंगे भड़काने के इल्ज़ाम और पुलिस के एक्सीडेंट में उसकी मौत के बारे में पता चला। अर्थ उसे वक्त भी दिल्ली में नहीं था। जब वह कुछ दिन बाद दिल्ली लौटा तो उसने हमसे खूब झगड़ा किया, हमसे बात तक नहीं की। उसने आज तक भी हमें माफ़ नहीं किया है। जब भी हम में से कोई धैर्य के बारे में बात करता था तो वह भड़क जाता था। तू रंजीत बोला, लेकिन तुम सब तो उसके साथ रहते हो, तुम सबको देखकर तो नहीं लगता कि यार तुम सबसे नाराज है? तो अक्सर बोला, माँ और पापा की वजह से हम सब में फूट पड़े। हम में से किसी के पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अर्थ नहीं हमें माफ़ कर दिया जो तीनों माए और पापा को लगता है। लेकिन वक्त वक्त पर वक्त की नाराज़गी देखी जाती है। वैसे रहते वह आप सबके साथ भी रहा है, यहाँ वह सबसे बात कर लेता है और सुना भी देता है। उसका गुस्सा ऐसा ही है। तो आयुष वंश से बोला, तुम अथर्व से जलन नहीं होती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें उसके लिए छोड़ दिया? तो वंश बोला, अब अपने भाई से क्यों चलूंगा मैं? वह है ही ऐसा कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए, और वह लड़की अकेली थोड़ी थी। इस लाइन में रोज 10-15 लड़कियों के लव लेटर मिलते थे उसके डेस्क पर। जब अथर्व कॉलेज में होता तो उन लव लेटर्स को बेचकर उन पर बैठ जाता, और सर्दियों में तो वह हाथ सीखने में इस्तेमाल करता था उन लेटर्स का। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त और बाकी सब हंसने लगे तो राकेश बुला ठीक करता था, वह आज के जमाने में प्यार प्यार कुछ नहीं होता। तो काफी सारे लोगों ने उसे घूर कर देखा। वहीं दूसरी तरफ अथर्व के कमरे में धैर्य अथर्व को समझने लगा कि वह खुद को खतरे में ना डाले, लेकिन अथर्व करने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में बोला, ध्रुविका ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं उसे माँ को और उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरी बहन पर हाथ डालने की? 1 हफ्ते बाद देखना न्यूज़ में उनके किए का फल पूरी दुनिया देखेगी। अथर्व ने 2 दिन बाद होने वाले कांड को हफ्ते बाद करने का झूठ बोल दिया था कि परसों उसे पुणे जाने में कोई दिक्कत ना हो। वही धैर्य ने सोचा कि वह अथर्व को 1 हफ्ते बाद कुछ न कुछ करके उलझा लगा। अगर उसे इन सब में वंश और बाकी सब की मदद भी लेनी पड़े तो वह जरूर लगा। उसके बाद जहाँ अथर्व हंसते कुत्ते कमरे से निकाला वहीं धैर्य परेशान हो गया। अब आगे सब लोग नीचे बैठे बात कर रहे थे तो अथर्व भी नीचे आ गया, वहीं धैर्य भी मुंह लटकाए उसके पीछे आ गया। राज्यों ने धैर्य से आंखों में ही पूछा तो उसने ना में गर्दन हिलाई। तभी बाहर जोर से बादल गरजने की आवाज आए और तेज आंधी तूफान से खिड़कियां के पल्ले खिड़कियां की आवाज आई तो आदित्य और आयुष सभी खिड़कियां बंद करने लगे। तो अमन बोला, हम सब घर कैसे जाएंगे? तभी सबके ही फोन पर एक के बाद एक मैसेज टोन बजे तो सबने अपने फोन निकाल लिए। तो मौसम खराब को लेकर विभाग ने मैसेज दिया था कि आंधी तूफान में सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते बंद है और लोगों से अपील की थी कि सब लोग अपने घरों में रहे। तभी वंश का फोन बज तो उसने देखा ललित जी का फोन था, तो उन्होंने उसे मोहन जी से बात करवाने के लिए कहा तो उसने उन्हें फोन पकड़ा दिया और अथर्व की तरफ देखा जो कुछ सोचकर खुश हो रहा था। सबने वंश और फिर अथर्व को देखा तो अथर्व टिमटिमाए आंखों से धैर्य की उसे पगड़ी को देख रहा था जो वह पहन कर आया था। उसके दिमाग में आइडिया आया था जो कि कितना खतरनाक है वही जानता था। अथर्व ने जल्दी से जाकर वह पगड़ी उठाए और सर पर पहनी और बोल, कैसा लग रहा हूँ दादी? तो मीनल जी ने कहा, अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। उनकी बात सुनकर अथर्व ने वह पगड़ी खोल ली और उसे गले में डाल लिया और बड़े ही स्टाइल से आध्या के पास आकर
उसे कंधे से कंधा टकराकर गाने लगा, हिर मेरी कोट थे आगे मुझे गाना नहीं आता, लौंगदा लश्कारा तो धैर्य बोल तेरी शादी इस लड़की से हो रही है क्या? तो अथर्व राकेश को आंख मारते हुए बोला, इस आदमी को मना ले, इसी से कर लूंगा। तो राकेश ने गुस्से से उसे गुड़ा तो अथर्व हंसने लगा और राकेश को चढ़ाते हुए गाने लगा, जिस बात का तुझको दार है वह करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम गुरु गैस छोड़ दूंगा और सब भाग जाएंगे। कहकर अथर्व हंसने लगा तो सब लोग उसे गुस्से में देखने लगे। राकेश गुस्से में बोला, बदतमीज। तभी मोहन जी बोले, तेज बारिश और तूफान की वजह से रास्ते बंद है तो आज रात तुम सब यहीं रुक जाओ। कमिश्नर साहब ने यही कहने के लिए फोन किया था। उनकी बात सुनकर अथर्व बहुत खुश हो गया और बोला, ठीक है, मेरे कमरे में कौन कौन सोएगा हाथ उठाओ। तो उसके सभी दोस्तों ने हाथ तो उठा लिया। तो धैर्य बोला, मैं सोऊंगा और कोई भी नहीं। तो अक्सर बोल, क्यों? वह कमरा इसका अकेले का नहीं है, मेरा भी है। तो अक्षर बने सबको चुप कराया और बोला, हम गड्ढे यहाँ हॉल में बिछा लेते हैं। तो आयुष भी बोला, हम भी फिर यही सोएंगे। तो अखिल ने भी यही कहा। तो अथर्व आयुष से बोला, और तेरी बीवी उसका ख्याल कौन रखेगा? तो राज जो बोली, मैं उसके पास सो जाऊंगी। तो आध्या और लक्षिता दी मेरे साथ सो जाएगी। तो अथर्व जोर से सीखा और बोला, और सबके लिए मैगी कौन बनाएगा? तो वंश, अमन और लक्ष्य एक साथ बिना सोचे समझे बोले, हम। है क्या कहा मैगी? तो अथर्व बोला, हाँ मैगी। तो अक्सर बोला, अर्थ आज के लिए बहुत मैदा का गया, तू कुछ हेल्दी खाना सोच। तब सब ने हमें हाँ मिलाई। तो मीनल जी बोली, अगर हल्का खाना है तो पुलाव बना लेते हैं। तो सबके साथ अथर्व भी मान गया। तो आरती सबके लिए पुलाव बनाने की तैयारी करने लगी। तभी किया के रोने की आवाज आई, जो बादलों की गर्जना से उठ गई थी और डर भी गई थी। तो आदित्य उसके पास भाग और किया को उठाकर ले आया। किया उसे चुप नहीं हुई तो अथर्व ने उसे गोद में लिया, उसे चुप करने लगा। किया चुप तो हो गई थी लेकिन अभी भी वह डर रही थी। तो अथर्वा ने फोन निकाला और उसके साथ सेल्फी लेने लगा और बोला, डोल तुम्हारी मासी कैसे मुंह बनाती है? तो किया आध्या की तरह मुंह बनाकर पोज देने लगी। ये देखकर आध्या जहां हैरान हो गई वहीं सब लोग हंसने लग। तो आज क्या गुस्से में बोली, ये तुमने सिखाया है किया को? तो अथर्व बोला, तुम्हारी एक्टिंग। मोहन जी और राकेश सब देख रहे थे कि कैसे अथर्व सबके साथ घुल मिल रहा है। उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि शायद अब अथर्व यहाँ रहने के लिए मान जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अथर्व भी उन्हें ही देख रहा कर तिरछा मुस्कुरा रहा था, जैसे सब उसके झांसे में आ रहे थे। उसे 2 दिन बाद किसी भी हाल में पुणे जाना था, जिसके लिए उसे राकेश और आदित्य लोगों को बोतल में उतरना था। वही आदित्य अथर्व को शक भरी नजरों से घूर रहा था। जब अथर्व की नजर आदित्य पर पड़ी तो उसने उसे शैतानी स्माइल दी। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी भी खुश हो रही थी कि धीरे धीरे ही सही अथर्व का रिश्ता सबसे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक टीस उठती थी कि अथर्व राकेश के साथ भी बात कर लेता था, सिर्फ उससे ही नहीं करता था। दूसरी तरफ रीति और राधिका भी यही सोचती थी कि अथर्व ध्रुविका को जब इतना प्यार करता है तो उनसे कितना प्यार करता अगर सब ठीक होता। तो वही राधिका ने जब वंश के मुंह से किसी लड़की से प्यार होने की बात सुनी थी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद वंश ने जब कहा कि वह लड़की अब उसकी लाइफ से जा चुकी है तो उसे खुशी भी हो रही थी, अब वह उसे और भी चाहने लगी थी। इस बात से अनजान की बिना अथर्व की राजामंदी की वंश उसका प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। हाल में गद्दे बिछा दिए गए थे। अथर्व किया को लेकर सभी गद्दों पर पड़ा हुआ था और उसके साथ मस्ती कर रहा था। उसके बच्चों वाली हरकतें देखकर सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे। जब अथर्व के सभी दोस्त वहां लेते तो वह उनके ऊपर से भी ऐसे ही घूमने लगा। इन सब में किया उसका बराबर साथ दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ रंजीत अपने पिता और भाई के पास बैठा हुआ बोल, इनका बचपन चला गया लेकिन जवानी में और भी ज्यादा बच्चा बन गया है, शादी के बाद तो इसे बच्चों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह कहकर वह हंसने लगा। जब सभी लड़कियां वहां आकर बैठी तो जाकर अथर्व रुका और सभी लड़कियों को घूरने लगा, खासकर राधिका और रीति को। तो आद्या बोली, अब हम सब गेम खेलेंगे। तो अथर्व बोला, देखो हमें लड़कियों वाले किसी भी गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जो और अपनी लड़कियों वाले कम करो जो तुम सबको बहुत पसंद होता है। तो आद्या ने उसकी तरफ देखा और अपने आईब्रो उठाते हुए बोली, और जरा बताओगे कि वह कौन सा काम है जो हमें पसंद है लेकिन हमें ही नहीं पता। सब ने अथर्व की तरफ देखा कि वह अब क्या रहेगा। तो अथर्व गाते हुए बोला, चुगलियां चुगलियां तेरी मेरी सबकी चुगलियां। अथर्व का जवाब सुनकर जहां लड़कियां उसे घूरने लगी वहीं सब लोग, यहां तक कि राकेश भी हंस पड़ा और लक्षित ने 1 किलो उठाकर अथर्व के मुंह पर दे मारा। तो अथर्व ने भी उसके बालों का घोंसला बना दिया, जिसे देखकर लक्ष्य ने भी लक्षिता का मजाक उड़ाया। तो लक्षिता पर चांदी सवार हो गई और अथर्व और उसके बीच में कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई। वह दोनों पूरे हॉल में दौड़ने लगे। तो लक्षिता बोली, एक बार हाथ लग जा, बंदर छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो अथर्व को किसी ने पकड़ लिया। सबने साथ साथ अथर्व ने पीछे मुड़कर देखा तो वह रज्जो थी। धैर्य ने अपना मुंह ढक लिया और बोला गया, अब तू काम से
तो अथर्व बोला गज्जो छोड़ मुझे, मैं तो तेरा प्राणनाथ हूँ ना। तो राजू ने उसे घूरा और बोली चुपचाप बैठो और सीधी गेम खेलो। तो अथर्व पिटाई ना हो जाए इसलिए शांत जाकर बैठ गया। उसके बाद आध्या बोली ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलेंगे और वह भी पिल्लों से, उसमें सब होंगे दादा दादी भी। अथर्व ने आधे को गोरा और बोला ये तुम सब जानबूझकर कर रहे हो ना, मैं सब समझ रहा हूँ। तो ध्रुविका बोली भाई प्लीज। अथर्व ने ध्रुविका को क्यूट फेस बनते देखा तो बोला ठीक है, लेकिन अगर किसी ने भी ऐसा वैसा कोई सवाल किया तो मैं अभी इस टाइम गेम से निकल जाऊंगा। तो सब नहा कर दिया। तभी अथर्व ने आरती को बोलना आने के लिए सीटी बजाई और इशारा किया कि वह उसे कुछ कहना चाहता है। ये देखकर सब ने उसे घूर कर देखा। आरती उसके पास आए और दोनों बाहर लपेट कर बोले ये क्या चीज छोड़ो वाली हरकतें थी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ समझी, और मुझे पता है तुमने ये पूछने के लिए मुझे बुलाया है कि खाना बना है या नहीं। तो अथर्व बोला हाँ मैं कह रहा था कि खाने के बाद खेलेंगी। तो आरती बोली जब तक तुम मुझे भाभी का कर नहीं बुलाओगे तब तक तुम ही खाना नहीं मिलेगा। अथर्व नहीं कहकर जोर से चिल्लाया, लेकिन आरती पर कोई ऐसा नहीं हुआ। सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। तो अक्षत बोल देना, वह सही ही तो कह रही है। उसके बाद एक एक करके सभी दोस्तों ने अथर्व को समझे। तो अथर्व ने आरती को ऊपर से नीचे तक देखा और बोलने के लिए धीरे से मुंह खुला। सब लोग अथर्व को देख रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और भाभी बोलने के लिए पूरा जोर लगाकर बोल बेबी। अथर्व के मुंह से भाभी की जगह बच्चे निकल गया, जिसके बाद सबके साथ साथ अथर्व का खुद मुंह खुल और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और आंखें फाड़ कर सबको देखने लगा। आदित्य और आरती दोनों गुस्से में उसे घूर रहे थे। तो सब थक मार कर हंस पड़ी। वजह थी अथर्व का खुद का रिएक्शन। तो अथर्व मुंह से हाथ हटाते हुए बोला एक बार और ट्राई करता हो। उसने फिर से आंखें बंद की और बोला भाभी। जहां सबको लगा था कि अथर्व इस बार भाभी बोलेगा, लेकिन फिर से अथर्व ने भाभी की जगह बार भी बोल दिया और बोला हाँ ये ठीक है। आरती की तरफ उंगली करके भाभी और फिर किया की तरफ उंगली करके डोल। तो आदित्य बोला ये ठीक है, कम से कम पहले वाले से तो बेहतर ही है। आरती ने भी हाँ कह दिया। फिर सभी को वहीं बैठकर खाना दे दिया। अब आगे खाना खाने के बाद सब गेम खेलने के लिए तैयार हो गए थे। मोहन नाथ जी के हाथ में सॉन्ग चलाने के रिमोट था और बाकी सब लोग घेरा बनाकर बैठ गए थे। गाना शुरू हुआ और सब एक दूसरे को पीलो पास करने लगे। मोहन जी अपने घर में पहली बार ऐसा माहौल देख रहे थे, वह बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी कहना बंद हुआ और पीलो अथर्व के हाथ में रुका तो सब लोग वोटिंग करने लगे। सब लोग सबसे एक सवाल पूछ सकते थे, यही तय हुआ था। अब अथर्व के सामने राधिका बैठी थी। तो वह तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो अथर्व ने एक शब्द में ही जवाब दिया खाना। फिर से कहना शुरू हुआ तो इस बार धैर्य के हाथ में पीलो रह गया। तब उसने सामने लक्ष्य बैठा था तो वह बोला तुम उससे दिन कैसे बचे थे? तो धैर्य बोला मैं कोर्ट जाने से पहले अथर्व को फोन कर रहा था और मैं जब पानी में डूब रहा था तब मैंने आंखें बंद होने से पहले इसे धुंधली आंखों से अपनी तरफ पड़ने देखा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो हम दोनों नदी के किनारे पुल के पास पड़े थे। सब ने अथर्व को देखा तो अथर्व बोला मैं हीरो हूँ, यह मैं जानता हूँ, तो मुझे घूरो मत करना शुरू कीजिए। तो फिर से गाना बजा दो। इस बार छे के हाथ में वीडियो रह गया। तो आध्या में भी ट्रुथ चुना। तो रीति ने पूछा क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? तो आधे ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमें जवाब दिया, जिससे आरती और सब लोग चौंक गए। उसके बाद फिर से गाना बजा तो पीलो रोहिणी के हाथ में रुक। तो राधा बोली दीदी आप सबसे ज्यादा प्यार किसी बच्चे से करती है? तो रोहिणी से पहले अथर्व को देखा और फिर बाकी सबको, फिर बोले मैं सभी बच्चों से बराबर से प्यार करती हूँ। ये सुनकर आदित्य, आयुष और राधिका मुस्कुरा दिए। वहीं अथर्व व्यंग भरी मुस्कान दीजिए से सबने देखा। ऐसे ही सबके बारी आती रही। कुछ देर बाद मोहन जी, मिनल जी, राकेश, रोहिणी, राधा और रंजीत वह सब सोने चले गए। उसके बाद ध्रुविका मोहन जी की जगह गाने चलने लगी। एक बार फिर से पिलो अथर्व के हाथ में रुक। तो आदित्य बोला मैं सवाल करूंगा। अथर्व ने घर कर देखा और बोला मैं डेयर चुनता हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य ने मुट्ठी भेजी गई और वह बोला ठीक है, फिर यह बताओ कि हमारे परिवार में तुम दादी और किया के अलावा किस पसंद करते हो? तो अथर्व बोला तुमने सुना नहीं, मैं डेयर चुनता हूँ। तो अक्सर बोला बता देना, इतना भी गलत सवाल नहीं है ये। तो अथर्व बोला रंजीत ठाकुर। उसके बाद पिलो वंश के पास रुक। तो आदित्य बोला मैं ही अपनी तरफ से सब सवाल पूछूंगा। तो आदित्य कुछ बोलना, तभी वंश बोला जी पूछिए। तो आदित्य बोल क्या जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वह लड़की मोनिका है? सब लोग चौंक गए। तो वंश ने में जवाब दिया। तो आदित्य बोला फिर यह उसे शादी क्यों कर रहा है? इस बार धैर्य बुरी तरह से चौंक गया और बोला क्या कहा शादी? अथर्व ने आदित्य को गुस्से से घूरा। तो आदित्य बोला मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगा, चलो आरती। और आदित्य आरती और किया को लेकर चला गया। वहीं पीछे अथर्व को सभी लड़कों के साथ छोड़कर सब लड़कियां भी चली गई। वही धैर्य बुरी तरह से अथर्व पर टूट पड़ा। जब तक अथर्व नहीं उसे कोने में ले जाकर सबसे सच नहीं समझाया तब तक उसे अथर्व की अच्छी तरह से धुलाई कर दी थी।
उसे वक्त आयुष ध्रुविका को छोड़ने और अखिल रागिनी से फोन पर बात करने अपने कमरे में जा चुके थे, वरना उन्हें भी सब पता चल जाता। अथर्व ने आदित्य को मन ही मन खूब कोसा और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वही वंश और बाकी सब आदित्य के लिए भगवान से प्रेम कर रहे थे कि वह अथर्व से उन्हें बचाए। उसके बाद सब लोग को ही गुणों पर फेल कर सो गए। अगले दिन सुबह रोहिणी सबसे पहले उठ गई थी। वह हमेशा ही पहले उठ जाती थी। वह अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए सीढ़ियों से नीचे आई तो उसकी नज़र हाल में गुणों पर लेते सभी लड़कों पर पड़ी जो आधे टिरे सोए हुए थे। अथर्व ने एक पर आयुष के मुंह पर रखा हुआ था और सर अक्षत के ऊपर। वह कुछ देर के लिए वही सोफे पर बैठकर अथर्व को देखने लगी। सोते हुए वह बहुत ज्यादा मासूम सा लग रहा था। वह भूल ही गई थी कि वह किस लिए नहीं चाहिए थी। कुछ देर बाद जब पैनल की बाहर आई तो उसे हिलाकर होश में लाई तो वह हड़बड़ा गई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तो मीना जी उससे बोली कि सबके नाश्ते की तैयारी करे तो वह किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही राधा और आरती भी आ गई और उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे सब लोग उठ गए थे सिवाय अथर्व को छोड़कर। जब झाड़ू लगाने के लिए नौकरानी आई तो वो उठकर सोफे पर सो गया तो अक्षत उसे उठाते हुए बोला, अर्थ उठ चल, फ्रेश होकर आ, तेरे मेडिटेशन का टाइम हो रहा है। तो अथर्व एक आंख खुली और बोला, एक सर पर उठेगा। तो वंश बोला, उठने के लिए भी शर्त में अभी ललित अंकल को फोन करता हूँ। तो अथर्व ने दोनों आंखें खुली और बोला, वह मुझसे नाराज चल रहे हैं तो वह मुझे नहीं डांटेंगे। तो लक्ष्य बोला, बड़ी अजीब बात है, तूने उन्हें तब तक मनाया क्यों नहीं? तो अथर्व धैर्य को देखकर बोला, एक और कांड कर दो फिर मनाऊंगा। तो अक्षत झुंझलाहट से बोला, ठीक है, बता क्या शर्त है? तो अथर्व झटके से बैठते हुए बोला, घर के पीछे फूल है, चलो आज पल में नहाते हैं। तो वंश उसे घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, पता भी है उसमें कितना ठंडा पानी है। एक काम कर, रहने दे आज का मेडिटेशन और अंकल आप प्लीज वह पल खाली करवा दीजिए वरना पता चले कि बिस्तर पड़कर गिर गया। वंश रंजीत से बोला। तो अथर्व मुंह फुल उड़ गया और बोला, चलो अब तुम सभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है किसी को। अथर्व अपने कमरे में चला गया। इतना कहकर तो धैर्य अक्षत से बोला, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, आओ बाहर सब। तो वह सब लोग उसे सीरियस देखकर उसके पीछे चले गए। धैर्य बाहर गार्डन में आकर रुका और पलक तो वंश उसे कुछ कहता है उससे पहले ही उसने हाथ दिखाकर चुप करवा दिया और बोला, बात अर्थ की है, सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ तो प्लीज मुझसे दूर रहना। सब उसे काबू में करने के लिए मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। वंश और बाकी सब पहले तो दुखी हुई है उसके बिहेवियर से, पर सब समझ गए थे कि शायद अथर्वा ने उन्हें यह मौका दिया है धैर्य से माफी मांगने का। तो वंश बोला, अब क्या कर रहा है ये लड़का? तो धैर्य बोला, ये पुणे जाकर एलएलए और उसके बेटे को मारने वाला है और हमें उसे रोकना है। तो अक्षत बोला, लेकिन क्यों? एमएलए और उसके बेटे ने क्या किया है? तो धैर्य उन्हें सब बता दिया। तो लक्ष्य गुस्से में बोला, हाँ तो क्यों रोक के हम उसे, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। तो धैर्य बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? मत बोलो कि इन पॉलिटिकल लोगों के पास कैसे कैसे गुंडे होते हैं और अर्थ एक इंसान है, कोई भगवान नहीं कि उसे कभी कुछ नहीं होगा। तो अक्षत बोला, क्या तुम मेरे दादाजी को कम आंक रहे हो? उनके पास भी बहुत पावर है, एवं अथर्व के पास दादरी से भी ज्यादा तगड़ा बैकअप है। तो वंश बोला, वह कहना चाहता है कि अथर्व ये कांड अकेले करेगा और इन सब में उसे कोई नुकसान न हो जाए, बस इसलिए डर रहा है वह, जो कि सही भी है। मत भूलो कि वह पिछली बार अकेला उसे जहाज पर चला गया था। ललित अंकल अब तक नाराज है उसकी इस हरकत पर। तो धैर्य बोला, हाँ हमें भी यही कह रहा था। तो अमन बोल, तो क्या हम उसे एमएलए और उसके बेटे को ऐसे ही छोड़ दे? तो वंश बोला, कुछ सोचते हैं, उन्हें छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। तो धैर्य बोला, इस मामले में तुम लोगों को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरी बहन, ठीक है? अब तो मुझे अब उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस अर्थ को संभालना मेरे अकेले के बस में नहीं है, इसलिए तुम लोगों से मदद मांग रहा हूँ। वह अगले हफ्ते जाएगा पुणे, तो बस उसे यहाँ कैसे भी करके उलझा दो। अब आगे धैर्य और बाकी सब बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अथर्व फ्रेश होकर अपने कमरे से निकला तो सामने आद्या का कैमरा देखकर रुक गया और खुद से बोला, ये दोनों लड़कियां कल रात मुझे उसे धैर्य से पीटते छोड़कर भाग गई थी, अभी इन्हीं सबक सिखाता हूँ। ये कहकर वह दरवाजा खोलकर उनके कमरे में घुस गया। जब अथर्व आद्या के बेड के पास पहुंचा तो दोनों लड़कियां सोई हुई थी। आद्या का मुंह आज भी खुला हुआ था तो अथर्व की नजर पानी से भर जग पर पड़ी तो उसने उसे उन दोनों के ऊपर उदल दिया और वहां से भाग गया। जब तक लक्षिता और आद्या उठकर देखने लगी अथर्व वहां नहीं था तो दोनों लड़कियों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर दोनों एक साथ चिल्लाए। अथर्व के बच्चे राकेश और रंजीत के साथ मोहन जी भी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर से आद्या और लक्षित की चिल्लाने और अथर्व के भागकर गार्डन में जाते देखा तो वह वापस चाय पीने लग गए। उन्हें अब इन सब से कोई हैरानी नहीं होती थी। तभी दोनों ही लड़कियां भीगी हुई नीचे आए तो रंजीत ने उन्हें बाहर गार्डन की तरफ उंगली करके बता दिया कि अथर्व उधर गया है, तो वह दोनों ही उसी तरफ दौड़ गई।
धैर्य वंश लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी उन सब ने अथर्व को भागते हुए देखा जो उन्हें की तरफ आ रहा था। वह जल्दी से उनके सामने से निकलकर घर के पीछे की तरफ भाग गया। वह लोग कुछ समझ पाते तभी आध्या और लक्षित को दौड़कर आते देखकर अक्षत बोला, ये लड़का सुबह सुबह शुरू हो गया, आज तो लक्षिता भी आध्या के साथ है, बचेगा नहीं ये। तभी आध्या उन सब से बोली, कहाँ गया वो बागड़ बिल्ला, मैं आज उसे छोड़ूंगी नहीं। तो लक्षिता भी बोली, आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, खोपड़ी तोड़ दूंगी आज उसकी, इसलिए सीधी सीधे बता दो तुम सब वह कहाँ गया है। उन सब ने उन दोनों को भीगा हुआ देखकर अक्षत को शांति मिलेगी। अथर्व ने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि जो उसे दिन अथर्व ने अयोध्या के बालों में कारीगरी की थी, अगर लक्षिता के साथ की होती तो अथर्व को गंजा कर देती। पूरे गार्डन में नजर घूमने के बाद लक्षणा ने अमन की तरफ देखा तो वह उसे हवेली के पीछे जाने के लिए कह रहा था, तो वह दोनों और बाकी सब भी उनके पीछे चले गए उस तरफ। घर के पीछे जाकर अथर्व एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और तभी उसने सबको आते हुए देखा। सब यहाँ वहाँ देखने लगे तो अथर्व खी 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 करके हंसने लगा। तभी आध्या की नज़र उसे पर गई और वह चिल्लाते हुए बोली, लकड़बाग के नीचे उत्तर, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी लक्षिता भी वहां आ गई और उसे गालियां देने लगी। वहीं उसके सभी दोस्त एक कोने में खड़े सब देख रहे थे। अक्षत वंश से बोला, ये दोनों अगर शादी के बाद भी ऐसे ही रहे तो घर में बच्चों की कम इनकी की किलकारियां हैं, ज्यादा गुंजा करेगी तो दरिया। आंखें फाड़कर बोला, क्या कहा शादी? लक्षिता को तो अर्थ बहन मानता है तो वह उसे शादी क्यों करेगा? तो लक्ष्य और अक्षत ने उसे गुस्से से घूरा और अक्षत बोला, क्या तुम्हें सिर्फ एक ही लड़की दिख रही है यहाँ? तो वंश बोला, यह आध्या के बारे में बोल रहा है, ये लड़का मोनिका की जगह आध्या से शादी करने वाला है। तो उदय ने सामने देखा तो आध्या ने पत्थर उठा लिया और बोली, सीधे से नीचे उतर आओ वरना ललित अंकल के प्यार से खरबूजे को फोड़ दूंगी। तो अथर्व बोला, तुम बस मुझे डरा रही हो। लेकिन तभी अध्ययन है वो पत्थर उसकी तरफ दे मारा जो अथर्व के सिर की बगल से निकल गया। तो अथर्व के साथ साथ उसके दोस्तों का भी मुंह खुल गया। तो अथर्व ऊपर से चिल्लाया, ये पागल डॉक्टर सच में पागल है क्या? तो आध्या बोली, इस बार निशाना नहीं झुकेगा, फिक्र मत करो, मैं फिर बड़े प्यार से तुम्हें दवाई लगा दूंगी। तो वंश और बाकी सब अथर्व की हालत पर हंस पड़े। तो अथर्व ऊपर से सीधी कूद गया और लक्षित ने झट से उसके ऊपर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अथर्व ने ये कहकर उसे पीछा छुड़वाया कि वह ललिता जी से शिकायत करेगा तो वह हट गई और वहां से चली गई। तभी अथर्वरिया की तरफ बढ़ा और उसे झटके से पकड़कर कस के उसकी होठों को चूम लिया। उसकी दोस्त बुरी तरह से चौंक गए और सकपकाते हुए वहां से भागते हुए बोले, बेशर्म साला आसपास भी नहीं देखता। वही आध्या अथर्व के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अथर्व ने उसे तरफ देखा जहाँ अब उसके दोस्त नहीं थे। उसने आध्या को गोद में उठा लिया और पुल की तरफ चला गया। उनके पास पहुंचकर उसने आध्या को पल में फेंक दिया और बोला, तुम कल रात मुझे उन राक्षसों से पीटते हुए छोड़कर भाग गई थी ना? उसके बाद वह खुद भी पल में कूद गया तो उसने महसूस किया कि पानी सच में ठंडा था। वह अब आध्या की तरफ बात जो अब तक पानी में खुद को स्टेबल कर चुकी थी, वह उसे देखकर गुस्से में बोली कि क्या किया तुमने? मेरे कपड़े कितने रिवीलिंग लग रहे हैं। तब जाकर अथर्व का ध्यान उसे पर गया तो उसने आध्या को खुद से चिपका लिया और बोला, मैं तुम्हें अपनी शर्ट दे दूंगा, अब जरा थोड़ा रोमांस किया जाए। उसके बाद उसने आध्या को कोई मौका नहीं दिया और उसके होठों को अपने होठों में दबाकर चुमना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह उसे कभी फोटो पर तो कभी गाली को झूमता रहा जिससे आध्या पूरी तरह से उसके ऊपर आ गई। कुछ देर और उन दोनों ने रोमांस किया और फिर वैसे ही दो दुश्मनों की तरह लड़ते हुए एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। दूसरी तरफ अंदर हाल में लक्षित ने सबको बताया कि अथर्व उसके आध्या के ऊपर पानी फेंककर भाग गया था, इसलिए उसने उसे पिटा। तब तक वंश और बाकी सब भी अंदर आ गए तो रंजीत जी बोला, ये लड़का वहाँ दिल्ली में भी ऐसे ही करता था। तो वंश बोला, मत पूछो अंकल, वहाँ पर तो यह और मेरी बहन वंशिका दोनों टीम बनाकर पड़ोसियों के घरों में भी घुस जाते थे। एक पड़ोस की ही लड़के ने वंशिका के लिए रिश्ता भेज दिया था अपनी माँ के हाथों। दोनों ने उसके घर में घुसकर उसे लड़के को ऐसा डराया वह सीधा पढ़ाई के लिए लंदन जाकर रुका। और अब जब कभी उसकी माँ मम्मी के साथ बैठी है तो एक ही बात कहती है कि उनका बेटा शादी के नाम से ही घबराता है, न जाने क्या किया था उन दोनों ने। रंजीत बोला, तुम्हारी बहन वंशिका वही ना जो बीमार थी? तो वंश ने हाँ में सर हिलाया। तो धैर्य बोला, इतना टाइम हो गया है ये दोनों अब तक नहीं आए? तो आयुष बोल, कहीं दोनों ने एक दूसरे को मार तो नहीं दिया? तो अक्सर बोला, एक मिनट, फूल भी तो घर के पीछे ही है ना? सबने एक दूसरे को देखा और जल्दी से बाहर की तरफ भागे। कुछ देर बाद ही अक्सर गुस्से से अथर्व को खींचते हुए ला रहा था। वह बनियान पहने था और उसके टी शर्ट आध्या पहने हुए आ रही थी। वही उसके सभी दोस्त गुस्से में नजर आ रहे थे। तो वंश बोला, तू जब कहा था कि पल में नहीं नहाना तो तुम पुल में क्यों उतरे थे? तो अथर्व बोला, इस पागल डॉक्टर ने मुझे धक्का दिया था।
तो आद्या गुस्से में बोली ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे पूल में फेंका था और फिर बाद में खुद भी खुद गया और कहा कि यह सारा इल्जाम मुझ पर लगाएगा। सभी ने अथर्व को गुस्से में घूर तो अथर्व बोला तुम सब ऐसे ही डर रहे हो, देखो कहाँ मुझे कुछ हुआ। अथर्व ने अपनी बहन फैले तभी उसके पूरे शरीर में कंपन सा दौड़ गया। उसके एक्सप्रेशन सबने देखे तो अक्षत और वंश जल्दी से उसे कमरे में ले गए। आरती ने आधे को भी जल्दी जाकर चेंज करने के लिए कहा तो वह भी चली गई। राकेश इसी घूर रहा था। नाश्ते के वक्त जब वह तीनों नीचे आए तो अथर्व का मुंह खुला हुआ था क्योंकि अक्षत और वंश ने उसे बिजनेस सूट पहना दिया था और कसम भी दे दी थी कि वह उसे नहीं उतरेगा। जब वह सब खाना खाने लगे तो अथर्व ने अपने सामने सूप का बोल देखा तो वह चिल्लाने लगा तो आरती ने उसे डरते हुए कहा चुप करो और यह सूप पियो। आद्या देखो अभी पी रही है तो अथर्व बोला देखो भाभी आपकी बहन चाहे सूप पिए या जहर, पर मैं यह नहीं पीऊंगा। तो वंश बोला ये तुझे पल में उतरने से पहले सोचना चाहिए था, तो चुपचाप पी ले। तो रोहिणी बोली जब वह नहीं पीना चाहता तो सबकी उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। लो अथर्व पराठे खाओ। सपना रोहिणी की तरफ देखा तो अथर्व बोल लो सूफी लो, मैं सुबह सुबह अपना मूड नहीं बिगाड़ना चाहता और वह सूप पीने लगा। वही रोहिणी ने ये जानबूझकर किया जो समझ गए सबब आगे। कुछ देर बाद एक गार्ड अथर्व को एक चाबी देकर गया और अथर्व वो चाबी धैर्य को देते हुए बोला ये फ्लैट की चाबी पता तुझे फोन पर भेज दिया है तो तुम दोनों अब से वहीं रहोगे। तो धैर्य बोला हम कुछ दिनों के लिए ही तो आए हैं यहाँ, तो हम होटल में रह लेते। तो अथर्व बोला ये तुझे बाद में पता चलेगा कि तो यहाँ कितने दिनों तक के लिए आया है। तो रज्जो बोली मतलब, तो अथर्व हंसते हुए बोला मतलब तुम्हारा प्राणनाथ यहाँ आकर फंस गया, वह भी हमेशा के लिए। चलो अब बाय, मैं चला ललिता माँ के घर। अथर्व धैर्य और राज्यों को सोचता छोड़कर वंश और बाकी सब के साथ वहां से निकल गया। वही पीछे से धैर्य को जैसे ही समझ में आया तो उसने छत से किसी को फोन घुमाया जिससे उसे पता चला कि उसका पासवर्ड कहीं भी आने जाने के लिए रद्द कर दिया गया है। ये सुनकर तो उसके तोते उड़ गए। तभी उसके फोन पर अथर्व का मैसेज आया जिसमें लिखा था कुत्ते कमीने तो निकल रात मुझे पीटा था ना, यह उसकी सजा है। धैर्य ने अपने बाल को चली और बोला मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बेचारी राज्यों को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी उसके फोन पर भी एक मैसेज आया प्राणनाथ। अथर्व ललिता जी के घर पहुंचा और वहां जाकर सबकी शिकायतें की और मजे से भरपेट खाना खाया। ललित जी वंश लोगों को अपने साथ लेकर और अथर्व वहीं से ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर में आध्या जब अस्पताल में राउंड पर निकली हुई थी तभी उसकी नज़र एक रूम में जाते रंजीत और राधा पर पड़ी। रंजीत अपना प्लास्टर हटवाने के लिए आए हुए था तो वह उनके पास चले गए। डॉक्टर रमेश रंजीत से बोल रंजीत अथर्व कैसा है, मतलब उसका व्यवहार और तबीयत। तो रंजीत बोला वह बिल्कुल ठीक है और एकदम शैतान टाइप हो गया है जब से आया है। घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया है, सबको परेशान करता है, यहाँ तक कि पापा को भी नहीं बसता। कल संडे था, उसने जो कहर मचाया था ना, कल ऐसा संडे हमने कभी नहीं बिताया। सबकी पिकनिक मनवा दी। लड़के ने बस भाभी और भैया को पसंद नहीं करता और सबसे ज्यादा परेशान तो वह आध्या को करता है। रमेश भी बहुत खुश हुआ रंजीत की बात सुनकर और बोला मुझे लगता है कि वह सबसे दूर रहकर कहीं भटक ना जाए, ऐसे केसों में पेशेंट अक्सर गलत रास्ते चुन लेता है। तो रंजीत बोला उसके दोस्तों ने उसे कभी भटकने नहीं दिया, हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। कुछ देर बाद जब आध्या और बाकी सब बाहर निकले तो कॉरिडोर में आध्या के पापा, उसकी सौतेली माँ और भाई खड़ा था। साथ में उसकी सौतेली मासी और मौसा भी थे। वह सब जो राधा के भाई भाभी थे वह सब उनकी तरफ बढ़े। तो राधा ने अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ है, वह अस्पताल में क्यों आए हैं। तो उसकी भाभी बोली दीदी विकी का हॉस्पिटल रात एक्सीडेंट हो गया। तो राधा घबराते हुए बोली वह ठीक तो है ना। तो उनका भाई बोला सब ठीक है, बस हाथों में फ्रैक्चर आया और सर पर थोड़ी चोट आई है, कल डिस्चार्ज कर देंगे। तो राधा शांत हुई। वहीं आधे अपने पापा को कनखियों से देख रही थी लेकिन उन्होंने उसे नजर भर देखा भी नहीं। तभी उसका सौतेला भाई बोल अरे मौसा जी हमें शराबी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, विक्की भाई की आध्या यहाँ रहेगी ना तो वह उनके अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी आध्या गुस्से में कुछ बोलती है, उससे पहले ही राधा बोली हाँ अध्याय जरूर विक्की का ख्याल रखेगी, अब चिंता मत करो। तो समीर बोला और मैं तो रोक ही रहा हूँ भाई के पास, तो मासी आप रिलैक्स रहो और मॉम डैड के साथ घर जाओ। आध्या को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और वह सब लोग वहां से चले गए। अब वहां पर आध्या और समीर ही रह गए थे। तो समीर ने आध्या को एक जहरीली स्माइल दी और बोला क्या हाल है आध्या, तुम्हारे लग तो बिल्कुल ठीक रही हो। तो आध्या उसे गुस्से में घूरते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अथर्व बच गया था आज, क्योंकि अगर उसने सूट नहीं पहना होता तो पक्का उसे ठंड लग जाती और आदित्य ने भी 2-3 बार गर्म कॉफी उसके लिए भिजवाई थी। कुल मिलाकर वह 3-4 दिन के बेड रेस्ट से बच गया, वरना पुणे नहीं
जा पाता शाम को वह राकेश के केबिन में गया और राकेश से बोल मिस्टर ठाकुर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राकेश बोला बोलो। तो अथर्व बोला आप अक्षत से या किसी को भी नहीं बताएंगे कि मैं मीटिंग के लिए पुणे जा रहा हूँ, कुछ भी और कह दीजिएगा, बस पुणे का नाम मत लेना। तो राकेश बोला और मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो अथर्व तिरछी स्माइल देते हुए बोला क्योंकि मेरे दोस्त मुझे वहाँ जाने नहीं देंगे, फिर चाहे आपकी कितनी ही बड़ी डील क्यों ना हो। तो सोच लीजिए आप, इसमें घाटा सिर्फ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो राकेश सोचने लगा कि 150 करोड़ की डील हाथ से निकल जाएगी जिससे वह टॉप 5 में पहुंच सकता है। तो उसने हाँ कह दिया। तो अथर्व हंसते हुए वहां से निकलने लगा, तभी वह आदित्य से टकरा गया। उसने आदित्य को गोरा और आगे बढ़ गया। तभी उसे रात की बात याद आ गई, तो वह आदित्य के केबिन में घुस गया जहाँ फिलहाल कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से ब्लू निकाला और शैतानी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अथर्व आदित्य के केबिन से निकाल कर आया और राकेश के केबिन में जागते हुए बोला कि वह घर जा रहा है और हंसते हुए कंपनी से बाहर निकल गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक गाड़ी में बैठा हुआ शख्स उसे पर नजर रखा हुआ है। अथर्व को अकेले सड़क पर ने किनारे खड़े देखकर उसे आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की ही थी, तभी अथर्व के गार्ड उसके पास खड़े हो गए तो वह रुक गया और गुस्से में वहां से निकल गया। उसके बाद अथर्व भी वहां से निकल गया। उसने अपनी गाड़ी धैर्य के फ्लैट की तरफ घुमाई और चला गया। अथर्व धैर्य के फ्लैट पर पहुंचा तो धैर्य उसे पर गुस्सा करने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो अथर्व बोला क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ रहे, वह भी हमेशा, और यहाँ नहीं दिल्ली में, मैं वहां भी तेरी कंपनी की ब्रांच खुलवा दूंगा। अभी तू यहाँ वाली ब्रांच देख ले जो मैंने पिछले साल ही यहाँ खुलवा दी थी। उसकी बात सुनकर धैर्य ने उसे घूरा और बोला लेकिन मैं इन सब के सामने नहीं रहना चाहता। तो अथर्व बोला ठीक है, मैं जानता हूँ कि तू नाराज है उनसे, तो उन्हें एक मौका देता कि वह तुझे माफ़ी कमा सके। अगर 1 साल बाद भी तेरा फैसला यही रहेगा तो जो जा सकता है न्यूयॉर्क। तो धैर्य ने हाँ कर दी। उसके बाद अथर्व ने वहाँ थोड़ा बहुत राज्यों को परेशान किया और घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे आध्या का ख्याल आया तो उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा ली। वही अथर्व के जाने के कुछ देर बाद आदित्य अपने केबिन में आया और कुर्सी खींचकर उसे पर बैठ गया। तभी आयुष भी अपना लैपटॉप लेकर वही आया और उसने आदित्य से कुछ पूछने लगा तो आदित्य उसे बैठे बैठे ही समझने लगा। तभी अखिल भी एक फाइल लिए आया और बोला आदित्य भाई अथर्व कहाँ है, वह अपने केबिन में देखा नहीं रहा। तो आदित्य ने कहा कि वह घर चला गया है। तो दक्ष बोल भाई आपको कैसे पता चला कि मोनिका ही है, वंश की एक्स है। तो आदित्य बोला वह जब भी घर आई थी तभी अक्षत और उसके दोस्तों का मुंह बना लेना और वंश की आंखों में नफरत दिखती है उसके लिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अथर्व से शादी क्यों कर रहा है। तो आयुष बोल भाई आपको पता है जब रिश्ते के लिए वह हमारे घर आई थी पहली बार तो मैं उसे लेकर अथर्व के कमरे में चला गया था और जाते वक्त बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह इस रिश्ते से खुश है या इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी। अथर्व के कमरे में उसकी तस्वीर देखकर वह एकदम से शादी के लिए मान गई थी। तो अखिल बोला कहीं ये लड़की अथर्व के लिए ही तो तुझसे शादी नहीं कर रही थी, इसका मतलब वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी और तुम्हें शादी तक उलझाकर जरूर वह तुझसे ही शादी करती था कि वह अथर्व तक पहुंच सके। हमें यह शादी रुकवा देनी चाहिए, वह लड़की तो एकदम पागल है। तो आदित्य बोल पापा यह शादी तोड़ने नहीं देंगे और कुछ भी हो लेकिन मोनिका प्यार तो अथर्व से ही करती है, किसी और से तो नहीं। तो आयुष ने आदित्य को देखा और बोल भाई मुझे लगता है कि अथर्व यह शादी मोनिका से बदला लेने के लिए कर रहा है। आदित्य ने कुछ देर सोचा और खड़ा हो गया लेकिन वह चेयर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। आयुष और अखिल उसे उठाने के लिए जोर लगाते देखा, एक साथ बोले क्या हुआ भाई। तो आदित्य बोल पता नहीं मैं उठ नहीं पा रहा, लगता है मैं चेयर से चिपक गया हूं। तो अखिल बोला लेकिन ऐसी शरारत कौन कर सकता है। तो आदित्य गुस्से में बुलाए की है जो ऐसी हरकत कर सकता है। तीनों भाई एक साथ बोले अथर्व। तभी राकेश भी वहां आते हुए बोला तुम लोग अब तक का यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाने का टाइम हो गया, सारे एम्प्लॉयज जा चुके हैं। तभी आदित्य का लाल चेहरा देखकर राकेश बोल क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। तो आयुष अपनी हंसी दबाते हुए बोला पापा अथर्व भैया की चेयर पर ग्लू लगा कर चला गया जिससे भैया चिपक गए। तो राकेश जोर से बोला क्या। तो आदित्य गुस्से में बोला तभी वह इतनी जल्दी भाग गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर अखिल और आयुष ने आदित्य को ऊपर खींच और राकेश ने खुशी को। तो आदित्य तो उठ गया लेकिन उसकी पेंट फट गई। तो अखिल आयुष और राकेश तीनों को हंसी आ गई। आदित्य ने जल्दी से दोनों हाथों को पीछे चिपका लिया। तो आयुष बोल चिल करिए भैया, सभी एम्प्लॉयज जा चुके हैं, कोई आपको नहीं दिखेगा। तो आदित्य ने अपना को उतारा और उसे कमर पर बांध लिया। आदित्य ने सोच लिया कि वह घर जाते ही अथर्व की पिटाई लगाएगा, उसके बाद वह सब घर के लिए निकल गए।